हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। वीर अभी परेशान ही था और वह बस अपने मन ही मन में एक ही बात कह रहा था, क्या मुझे देना चाहिए या रहने देना चाहिए। अगर दूंगा तो उसी का फायदा होगा, पर यह खतरनाक भी तो बहुत हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे जहां से पाया था वह कोई मामूली जगह नहीं थी। ये सोचकर फिर वीर विवेक के पास जाता है। वीर को अपने पास आते हुए देखकर विवेक भी अपनी प्रैक्टिस को रोक देता है और वीर से पूछता है, वीर तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान से क्यों लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। विवेक को अपनी वजह से परेशान देखकर वीर उसे कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में बात तो यह है कि एक बार मैं एक मंकी डिमन से फाइट कर रहा था और मैंने उसे हरा दिया था। वीर की बात सुनकर भी देखकर कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि डिमन से फाइट करना तो आम बात है और अगर उसने उसे हरा दिया तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। विवेक फिर अपना सर को खुजाते हुए वीर से पूछता है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है जो तुम इतना परेशान हो रहे थे। विवेक की बात सुनने के बाद वीर उसे कहते हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इतना कहकर फिर आगे बताने लगता है, जब मैं उस डिमन मंकी को मारने वाला था तो उसने मुझे अपनी जान बचाने के बदले एक ऑफर दिया था। वीर की बात सुनने के बाद विवेक उससे बात को बीच में ही काट देता है और बोल पड़ता है, ऑफर, कैसा ऑफर, क्या वह तुम्हारा पालतू बन गया। विवेक जानता था कि बहुत से डिमन होशियार होते हैं और जब उनके कोई मुसीबत आती है तो वह इंसानों के साथ एक डील करते हैं, जिसके बदले वह इंसानों से बच जाते हैं और ज्यादातर डिमन डील में खुद को दूसरे का पालतू बना लेते हैं। इसलिए विवेक को लगा कि वीर ने उसको अपना पालतू बना लिया होगा। विवेक की बात सुनकर वीर ने उससे कहा, नहीं, उसने मुझे अपना मास्टर नहीं बनाया है। वीर की बात सुनकर विवेक फिर से कंफ्यूज हो गया और फिर कुछ आने लगा कि अगर उसने खुद को वीर का पालतू नहीं बनाया तो उसने ऑफर में दिया क्या होगा। विवेक फिर अपने सिर को खुजाते हुए ही कहता है, तो उसने ऑफर क्या दिया था, तुम बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे हो। विवेक की बात सुनकर तो वीर का मन तो रोने का कर रहा था, क्योंकि विवेक खुद तो बार बार उसकी बात को काट रहा था और खुद ही उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था, और अब खुद ही मुझे कह रहा है कि बोलते क्यों नहीं, तुम पागल तो नहीं हो। वीर तो मन ही मन में विवेक को कोस रहा था, अरे खुद तो पट पट किए जा रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं बोल क्यों नहीं रहा। अरे जब तुम मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं बोलूंगा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से तुम मुझे और परेशान किए जा रहे हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। वीर जहाँ विवेक को कोस रहा था वही विवेक वीर के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वीर कुछ नहीं बोल रहा था तो वह फिर को कहता है, अरे क्या हुआ, तुम अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, अब बताओ ना कि उसने तुम्हें क्या ऑफर दिया है। विवेक की बात सुनकर वीर अपने होश को संभालता है और फिर विवेक को कहता है, हाँ हाँ बताता हूँ। देखो, असल में दिमन बहुत ही कम किसी के पालतू बनते हैं, इसलिए वह मेरा पालतू नहीं बना था, बल्कि उसने मुझे एक तकनीक देने का ऑफर दिया था। वीर फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और फिर मैंने उस ऑफर को मान लिया और उसने मुझे फिर एक तकनीक दी और वहां से चला गया, और मैंने जब देखा कि वह कौन सी तकनीक है तो मुझे पता चला कि वह तकनीक तो थर्ड आई की है, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, और मैं सोच रहा था कि मैं ये तकनीक तुम्हें दे दूं। वीर फिर एक बार एक गहरी सांस लेता है और फिर आगे कहता है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मंकी डिमन बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और उसने मुझे जो तकनीक दी है वह गलत भी हो सकती है, जिससे तुम्हारी बॉडी की एनर्जी भी खराब हो सकती है, जिस वजह से तुम्हें कल्टीवेशन करने में भी दिक्कत होगी। वीर बिल्कुल सही कह रहा था, अगर कोई गलत तकनीक की प्रैक्टिस करता है तो उसकी एनर्जी भी खराब हो सकती है, या कभी कभी तो उनका एनर्जी द्वार भी टूट जाता है, जिस वजह से वह कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, और शायद इसलिए वीर विवेक को वह तकनीक देने में इतना परेशान था, क्योंकि वह विवेक की चिंता करता था आखिरकार उसने उसकी बीमारी को ठीक किया था। जहां वीर परेशान था वहीं वीर की बात सुनने के बाद तो विवेक की आंखों में चमक आ गई थी और उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, और वह सोचने लगा था कि क्या तकनीक, वो भी थर्ड आई की, क्या इनकी भी तकनीक होती है। मुझे तो लगा था कि यह बस अपने दुश्मन की तकनीक दिखने में ही काम आती है, पर जब अब उसने वीर के मुंह से तकनीक के बारे में सुना तो अब उसकी समझ में आया कि यह किसी और कम्मा भी आ सकती है और इनकी तकनीक भी होती है।
विवेक फिर जल्दी से वीर को कहता है, क्या तुम मुझे वह तकनीक दिखा सकते हो? विवेक की बात सुनकर वीर अपने हाथ को झटकता है और फिर उसकी स्पेस रिंग में से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकलकर उसके हाथ में आ जाता है, जिस वह विवेक को दे देता है। वीर के हाथ से कागज के टुकड़े को लेने के बाद विवेक देखता है कि वह टुकड़ा बहुत पुराना है और धूल ने उसके ऊपर लिखे शब्दों को छुपा रखा, जिस वजह से वह ठीक से नहीं दिख रहे हैं और उस पर जो तकनीक लिखी हुई है वह साई से नहीं बल्कि खून से लिखी हुई है, जो कि इसलिए लिखी हुई है ताकि वह कभी उस टुकड़े से ना हटे। असल में ये भी एक तरीके की तकनीक है जिससे कोई अपने खून को साई बनकर उसे लिखता है और फिर उसमें अपने एनर्जी को डाल देता है, जिस वजह से वह लिखावट काफी समय तक बिल्कुल सही रहती है। विवेक देख आ रहा था कि उस कागज के टुकड़े पर भी तकनीक से ही लिखा गया है और फिर विवेक एक बात पर और ध्यान देता है कि वह कागज का टुकड़ा कुछ इस तरह का लग रहा था जैसे कि वह किसी किताब में से फाड़ा गया हो, पर विवेक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। विवेक फिर वीर को कहता है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या इसे मैं रख सकता हूँ? विवेक की बात सुनकर वीर उसे बिना कुछ समझे ही कहता है, हाँ इसे तुम बिल्कुल रख सकते हो, पर यह खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि वह डिमन मन की बहुत चालाक होते हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना। विवेक वीर की बात सुनने के बाद उसे कहता है, तुम घबराओ मत, मैं अपना ध्यान रखूंगा, और फिर इतना कहकर विवेक उस तकनीक को देखने लगता है। विवेक उस तकनीक को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि यह तकनीक विवेक को उसके आसपास की चीज को बड़ी आराम से देख सकते हो। विवेक फिर उस तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है और फिर कुछ ही देर में विवेक उसे थोड़ी तरह तो समझ ही जाता है, जिस वजह से विवेक उस तकनीक की वजह से वह अपने आसपास की थोड़ी चीजों देख सकता था। विवेक उस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए नीचे बैठ जाता है और फिर जमीन पर अपना हाथ रखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर आंखें बंद करते ही विवेक को अपने मन में दिखता है कि उसके लगभग 20 मीटर की दायरे में एक नीले रंग का गोला फैल गया था और फिर जो भी उस नीले गोले के अंदर चीज थी, उस हर एक चीज का पता विवेक को चल रहा था। विवेक अभी भी उस तकनीक को ठीक से नहीं सीख पाया था और इसी वजह से वह ज्यादा दूर तक अपनी डोमेन को नहीं फैला सकता है। विवेक को उस तकनीक को सीखते देख विवेक के पास गोल्डन ड्रैगन आता है और फिर विवेक को कहता है, ये तकनीक तो मेंटल आई है जिससे तुम्हारे पास एक डोमेन आ जाएगी और फिर अगर तुम चाहो तो उसकी प्रैक्टिस करके अपनी डोमेन को बड़ा भी कर सकते हो। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है और फिर वह गोल्डन ड्रैगन से पूछता है, सच में क्या मैं अपनी डोमेन को बड़ा भी कर सकता हूँ? विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन कहता है, हाँ तुम अपने डोमेन को बढ़ा सकते हो। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह मेंटल आई की प्रैक्टिस करने लगता है। वही विवेक को अभी भी सही सलामत देखकर विवेक की चिंता भी दूर हो जाती है और फिर वह भी अपनी तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है। वही विवेक को अभी भी सही सलामत देखकर विवेक की चिंता भी दूर हो जाती है और फिर वह भी अपनी तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है। उन तीनों को अब अपनी अपनी तकनीक की प्रैक्टिस करते हुए अब लगभग 3 से 4 घंटे हो गए थे और वह तीनों ही अब बहुत ज्यादा थक गए थे और विवेक की डोमेन अब 20 मीटर से बढ़कर लगभग 100 मीटर हो गए थे। अब वह तीनों ही थक कर अपने रूम में चले गए और जाकर अपने अपने बिस्तर पर पड़ गए और बिस्तर पर पड़ते ही उन तीनों को ही नींद आ जाती है और वह तीनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होते ही एक बड़े से घर के बाहर एक मोटा सा आदमी बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था और अपने मन ही मन में बड़बड़ाया जा रहा था, अरे कहाँ रह गए, जना नहीं है क्या, हम पहले से ही लेट हो गए हैं। वह मोटा आदमी अपने आप में बड़बड़ाया जा ही रहा था, तभी अंदर से एक आवाज आती है, अब हम तैयार हैं तो चलो चलते हैं। सुमित चलो अब चलने की तैयारी करो। इतना कहकर एल्डा उस बड़े से घर से बाहर आने लगते हैं। एल्डा को घर से आते हुए देखकर सुमित उन्हें कहता है, जी जी एल्डा मैं अभी तैयार करता हूँ। इतना कहकर सुमित अपने मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाता है और फिर वहां एक रथ आ जाता है। रथ के आते ही सुमित एल्डा को कहता है, एल्डा चलो अब चलते हैं। सुमित की बात सुनते ही एल्डा उस रथ में जाकर बैठ जाता है और फिर एल्डा के पीछे पीछे ही सुमित भी रथ में चले जाते हैं और फिर वह कहता है, चलो। सुमित के इतना कहते ही रथ में बैठा एक और आदमी उस रथ को चलाने लगता है और फिर वह रथ चलने लगता है। वह रथ चलते चलते कुछ ही देर में एक बड़े से महल के सामने आ जाते हैं और फिर एल्डा और सुमित दोनों रथ से बाहर निकलते हैं और फिर महल के दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। महल के दरवाजे के पास जाने के बाद एल्डा ने वहां खड़े एक सैनिक को एक कार्ड दिखाया और फिर उस कार्ड को देखते ही उस सैनिक ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और फिर दरवाजे को खोल दिया।
दरवाजे के खुलते ही वह दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर चलते चलते ही वह एक बड़े से होल के अंदर आ जाते हैं और फिर वह देखते हैं कि होल में एक आदमी बैठा आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। वह आदमी अब जवान तो नहीं रह गया था, पर उसके चेहरे का तेज आज भी उसके चेहरे पर था और वह देखने में काफी आकर्षण लग रहा था और कोई भी देखकर यह आराम से बता सकता था कि वही था इस देश का राजा महेंद्र प्रताप वीर के पिता और इस देश के राजा। सुमित और एल्डर फिर हॉल में बैठे महेंद्र प्रताप के पास जाते हैं और फिर वहां जाकर एल्डर को प्रणाम करते हैं। उन्हें देखकर राजा उन्हें बैठने के लिए कहता है और फिर उन्हें रग कप में चाय पाकर देता है और फिर कहता है, लीजिए आप इस चाय को पीजिए, यह मेरी एक खास प्रकार की चाय है। राजा के हाथ से चाय का कप लेने के बाद वह दोनों पहले चाय को सूंघते हैं और फिर वह दोनों ही उस चाय की सुगंध में ही खो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वह एक ठंडी जगह पर खड़े थे और उनके आसपास हवा चल रही है। ऐसी फीलिंग के साथ वह दोनों बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और फिर वह दोनों ही चाय की एक चुस्की लेते हैं और फिर चाय की एक चुस्की के साथ ही उन्हें लगता है कि वह एक बड़े से पर्वत के ऊपर खड़े हैं और उनके आसपास सारे में हरियाली है और उनके बाल हवा की वजह से उड़ रहे हैं। ये फीलिंग उन्हें उस चाय की वजह से आ रही थी। उस चाय को खुद राजा ने एक खास चाय की पत्ती और के खास तकनीक से बनाई है, जिस वजह से यह चाय बहुत ज्यादा खास है, जिससे राजा कभी कभी ही बनाते थे। जिस पत्ती से राजा ये चाय बनाते थे वह 3 साल में तैयार होती है और बेहद ही कम मात्रा में उगती है और इस चाय पत्ती को हर बड़ा परिवार पाना चाहता था, जिस वजह से वह बेहद ही कम मात्रा में किसी परिवार को मिल पाती थी और उसी वजह से राजा इस चाय को कभी कभी ही बनाते थे। और इतना ही नहीं, इस चाय को राजा एक खास तकनीक से बनते हैं जिसमें राजा की एनर्जी भी लगती है और इसी वजह से यह चाय इतनी ज्यादा खास है। राजा के हाथ की चाय इतनी ज्यादा खास थी कि सुमित और एल्डर तो ये भी भूल गए कि वह यहाँ पर आए क्यों है और बस चाय का ही मजा लेने लगे। चाय की एक और चुस्की लेते हुए एल्डर राजा से कहते हैं, वाह क्या चाय है, ऐसी चाय जो मैंने पहले कभी भी नहीं पी। सुमित भी फिर एल्डर के पीछे पीछे राजा की तारीफ करता है। हाँ एल्डर बिल्कुल सही कह रहे, ये चाय बहुत ज्यादा कीमती है और स्वादिष्ट भी। राजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ आए क्यों थे? राजा की बात सुनने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि यह तो चाय में ही खो गए और जिस काम के लिए आए थे उसे तो भूल ही गए। दोनों ही अपने होश को संभाल कर कहते हैं, असल में हम राजकुमार वीर प्रताप से मिलने आए थे, क्या आपने यहाँ पर बुला सकते हो? उन दोनों की बात सुनने के बाद राजा गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उन दोनों से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप वीर से क्यों मिलना चाहते हो? फिर राजा कुछ सोचते हैं और फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह उन दोनों को कहते हैं, कहीं आपको मेरे बेटे की बीमारी का पता तो नहीं चल गया? आप उसे ठीक करने के लिए आए हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो आप जो मांगोगे मैं आपको वह दे दूंगा, बस एक बार उसकी बीमारी ठीक कर दो। राजा को गलतफहमी होते हुए देख सुमित उन्हें तुरंत समझाने लगता है, महाराज ये बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो, असल में राजकुमार से हमें एक मदद चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। सुमित की बात सुनकर राजा हैरान और कंफ्यूज दोनों हो जाते हैं और अपनी कंफ्यूजन में ही सुमित से पूछते हैं, मदद? आपको वीर से कैसी मदद चाहिए? राजा बहुत हैरान हो गया था कि इन दोनों को वीर से क्या मदद पड़ गई। ये दोनों तो पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर और जाने माने परिवार से लगभग मेरी ही बराबरी के हैं, तो इन दोनों को वीर से क्या मदद पड़ गई? वही राजा की बात सुनकर एल्डर राजा को तुरंत बता देता है, असल में राजकुमार वीर प्रताप के साथ एक पिल मास्टर है जिन्होंने डिमन पिल को बनाया है। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़े देश से आए हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह मुझे कुछ सिखा सकते हैं, इसलिए मैं राजकुमार वीर प्रताप से मिलने आया हूँ। एल्डर फिर एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे राजकुमार वीर प्रताप से जरूर मिलवाएंगे। एल्डर की बात सुनकर तो राजा की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वह जानता था कि एक बड़े देश से पिल मास्टर के आने का क्या मतलब होता है। उनके देश में तो सबसे बड़ा पिल मास्टर भी केवल हाफ 3 ग्रेड का है और एल्डर ही ग्रेड 2 के पिल मास्टर है, जो कि हमारे देश में गिने चुने ही है और वही उस नए आए पिल मास्टर से कुछ सीखना चाहते हैं, तो मतलब वह कम से कम ग्रेड 3 के पिल मास्टर तो होंगे ही। राजा फिर जो आगे सोचते हैं उसे सोचते ही राजा की आंखों में चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। असल में राजा सोच रहा था कि वह पिल मास्टर अगर वीर के साथ है तो शायद वह वीर की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। इसी ख्याल के साथ राजा एल्डर से पूछते हैं,
वैसे आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि नए पिल मास्टर सच में वीर के ही साथ है? आखिर वह वीर के साथ क्या करेंगे? राजा की बात सुनकर सुमित उन्हें बताने लगता है कि वह कैसे केमिस्ट हॉल में गया और वह कैसे रूम नंबर 214 में गया। ऐसे करके सुमित ने राजा को पूरी बात बता दी, जो कुछ भी उसके साथ केमिस्ट हॉल में हुआ था। सुमित की बात सुनकर राजा के भी सारा माजरा समझ में आ जाता है और फिर वह उन दोनों से कहते हैं, देखिए, असल में मैं नहीं जानता हूँ कि वीर कहाँ है। वह मुझे कभी नहीं बताता है कि वह कहाँ जाता है, पर आप घबराएं मत, हम उसके बारे में जल्द से जल्द पता कर लेंगे और फिर हम आपको भी बता देंगे। इतना कहकर राजा अपने हाथ से ताली बजाते हैं और फिर उनके ताली बजाते ही हॉल में दो सैनिक आ जाते हैं और फिर घुटनों पर बैठकर राजा को प्रणाम करते हैं। उनके हॉल में आते ही राजा उन्हें कहते हैं, जितना हो सके उतना जल्द से जल्द पता करो कि वीर कहाँ है और उन्हें महल में लेकर आओ। राजा की बात सुनते ही वह दोनों सैनिक कहते हैं, जी महाराज, और इतना कहकर वह दोनों सैनिक वहां से चले जाता है। उन दोनों सैनिक के वहां से जाते ही एल्डर राजा से कहते हैं, महाराज, अब हमें भी जाने की इजाजत दीजिए। एल्डर की बात सुनकर राजा उनसे कहते हैं, जी बिल्कुल, और जैसे ही वीर वापस आएगा तो हम आपके पास खबर जरूर पहुंचा देंगे। राजा की बात सुनकर एल्डर राहत की सांस लेते हैं और फिर महल से सुमित को लेकर चले जाते हैं। जहां वीर को वापस बुलाने की बात हो रही थी, वही वीर, कार्तिक और विवेक, वह तीनों ही अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए एनर्जी होल में जा रहे थे, क्योंकि कल को ही स्प्रिट माउंटेन पे जाने का दिन था, जिसके लिए ही वह तीनों एनर्जी होल में जा रहे थे और वहां जाकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। और अब आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जिसका बहुत से स्टूडेंट को इंतजार था। आज ही है स्प्रिट माउंटेन का दिन और अब सारे स्टूडेंट एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे और उस दरवाजे के बीच में एक हरे रंग की लाइट जल रही थी और वह दरवाजा एक पोर्टल था जो कि उन्हें स्प्रिट माउंटेन पर लेकर जाएगा। विवेक, वीर और कार्तिक भी उसी दरवाजे के सामने खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। वीर कार्तिक को कहता है, कार्तिक, तुमने तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तुम तो अब अर्थ लेवल की स्टेज 3 के पिक पर आ गए हो। वीर की बात सुनकर कार्तिक शर्माते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खुद को देख लो, तुम तो अब अर्थ लेवल की स्टेज 6 के पिक पर आ गए हो। कार्तिक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वीर खुश हो जाता है और फिर वह विवेक को कहता है, विवेक, तुम भी तो अब अर्थ लेवल की स्टेज 4 पर आ गए हो और तुमने मेंटल आई की भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, जिस वजह से तुम उसमें भी एक्सपर्ट हो गए हो। वह तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर कोई आता है और उन्हें बताना शुरू करते हैं, देखो, जब आप सब पोर्टल के अंदर जाओगे तो आप एक अलग ही जगह पर पहुंच जाओगे, जिसके बाद आपको अपनी स्प्रिट जगाने के लिए वहां पर पूरे 1 हफ्ते तक रुकना हुआ और उस बीच आपको डिमन से भी बचना होगा और 1 हफ्ते तक जिंदा रहना होगा। वह आदमी फिर एक गहरी सांस लेता है और ने आगे बताना शुरू करता है, जो भी स्टूडेंट 1 हफ्ते तक जिंदा रह पाएंगे उनकी स्प्रिट जाग जाएगी और जो भी 1 हफ्ते तक स्प्रिट माउंटेन पर जिंदा नहीं रह पाएगा उसकी स्प्रिट नहीं जागेगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि वह अब स्प्रिट माउंटेन पर मरने वाला है तो सभी स्टूडेंट को एक टोकन दिया जाएगा, जेसीडी लगी उसकी जान पर खतरा है, वह तुरंत टोकन को तोड़ देना। वह आदमी फिर एक बार और सांस लेता है और फिर आज बताना शुरू करता है, जो भी स्टूडेंट अपने योकी को थोड़ेगा वह स्प्रिट माउंटेन से टेलीपोर्ट होकर इस जगह पर वापस आ जाएगा, पर फिर उसे अपनी स्प्रिट को जगाने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगली बार स्प्रिट माउंटेन पर जाने का मौका 1 साल बाद ही मिलेगा। इसीलिए आप जो भी फैसला ले बहुत ही सोच समझ कर ले। फिर वह आदमी आगे बताता है, असल में मैं अगर आपकी की जगह होता तो मैं अपनी जान को बचाता, क्योंकि स्प्रिट जगाने का मौका तो बाद में भी मिल सकता है पर जान बचाने का मौका बार बार मिलता। और हाँ, अगर आपको वहाँ कोई स्टूडेंट दिखे तो आप वहाँ पर झुंड बनाकर चलना, इससे आप किसी डिमन का शिकार नहीं बनोगा और आपको वहाँ 1 हफ्ता गुजारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वह आदमी कहता है, तो चलो अब शुरू करते हैं। उस आदमी की इतनी बात सुनते ही सारे स्टूडेंट आगे की और उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और उस आदमी से एक एक टोकन भी लेते रहते हैं। इसी तरह करते करते कुछ ही देर में विवेक, वीर और कार्तिक का भी नंबर आ जाता है और फिर वह भी उनसे एक एक टोकन को लेकर पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। वह तीनों एक एक करके पोर्टल के अंदर जाते हैं और जैसे ही पोर्टल के अंदर जाता है तभी उनके पूरे शरीर में एक कंपन सी उठने लगती है और दिमाग सुन्न होने लगता है और फिर आंखें बंद हो जाता है। फिर कुछ ही देर में शरीर की कंपन बंद हो जाते हैं और फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने के बाद विवेक देखते हैं कि वह एक जंगल में है और उसके सामने कोई भी नहीं है, वहां पर अकेला है। और वही दूसरी तरफ वीर जय तालब के सामने अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने आसपास देखता है कि वह अकेला है और वहां पर कोई भी नहीं है।
वही जब कार्तिक अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह एक गुफा के सामने खड़ा है। कार्तिक फिर अपने आसपास देखता है कि वहां कोई है भी या नहीं, पर वहां कोई भी नहीं होता। फिर कार्तिक ध्यान से वफा को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो एक डिमन की गुफा है। जैसे ही कार्तिक को पता चलता है कि वह कहाँ खड़ा है तो वह आराम से वहां से निकलने की सोचता है, और फिर वह जैसे ही वहां से निकलने के लिए अपने पैर को आगे रखता है तो उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर रखा जाता है और वह लकड़ी टूट जाता है और एक आवाज करती है। आवाज के होते ही कार्तिक को अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है और फिर गुफा के एक बड़ा सा बिच्छू जैसे दिखने वाला एक डिमन बाहर निकल कर आता है। कार्तिक उस बिच्छू जैसे दिखने वाले डीमन को देखकर बता नहीं पा रहा था वह क्या है, क्योंकि उसके पीछे का हिस्सा एक बिच्छू की पूंछ के जैसा ही था पर उसके आगे का हिस्सा एक छिपकली के जैसा था। कार्तिक उसे बिच्छू जैसे दिखने वाले डिमन को देखकर वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता और उसे देखते ही भागना शुरू कर देता है, क्योंकि कार्तिक को उसके अंदर से निकलते ओरा को देखकर लग रहा था कि वह बिच्छू जैसा दिखने वाला डिमन लगभग अर्थ लेवल की स्टेज 6 पर तो होगा और कार्तिक उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था। इसलिए उसने सीधा भागने की कोशिश की जिससे उसकी जान बच सके। कार्तिक को इतना तो पता था कि वह कुछ भी कर ले वह इस डिमन को कभी नहीं हरा सकता है, और अगर वह उससे लड़ने के लिए जाता है तो तुरंत हार जाएंगे। इसीलिए कार्तिक ने भागने का फैसला लिया, पर वह डिमन कार्तिक को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। उसने तुरंत कार्तिक का पीछा करना शुरू कर दिया। कार्तिक उससे अपने पीछे आते हुए देखकर बहुत डर जाता है और अपने मन ही मन में उस पोर्टल को गाली देने लगता है जिसकी वजह से वह यहाँ आया है। कार्तिक मन ही मन में उस पोर्टल को गाली दे रहा था जिसकी वजह से वह उस गुफा के सामने आया था। क्या उसे मैं ही मिला था जो उसने मुझे यहाँ भेज दिया? ये तो मुझे यही मारने की सोच रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे सीधा गुफा के अंदर नहीं उतारा, वरना आज तो मैं गया था। जहाँ एक तरफ कार्तिक उस डिमन से बचकर भाग रहा था, वही विवेक चलते चलते दो लड़कों के पास आ जाता है। उन दो लड़कों में से एक विवेक को देखकर कहता है क्या तुम अकेले चल रहे हो? क्या हमारे साथ चलोगे? इससे तुम्हें अपनी स्प्रिट जगाने में आसानी होगी। उस लड़के की बात सुनकर विवेक सोच में पड़ जाता है, क्या मुझे इनकी बात माननी चाहिए? कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं देंगे? पर देखने से तो अच्छे घर के लगते हैं। चलो इनकी बात मान ही लेता हूँ। वैसे भी मैं अकेला ही हूँ, अगर किसी डिमन ने मुझ पर अटैक कर दिया तो इनके साथ मिलकर मैं उन्हें हरा भी सकता हूँ और वीर और कार्तिक को भी ढूंढ सकता हूँ। विवेक फिर उन दोनों लड़कों कहता है, बिल्कुल, मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी टीम में लेते हैं तो। इतना कहकर विवेक उस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और कहता है, मेरा नाम विवेक है। विवेक का हाथ आगे देखकर उन दोनों में से वह लड़का अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसने विवेक को अपनी टीम में आने के लिए कहा था। हाथ मिलाने के बाद वह लड़का कहता है, अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन है और मैं मार्शल आर्ट अकेडमी से हूँ। और तुम कौन सी अकेडमी से हो? विवेक उस अर्जुन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स अकेडमी एक बेस्ट अकेडमी है जहां मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। कहते हैं कि इस अकेडमी के स्टूडेंट मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और इनसे लड़ाई में जितना भी बेहद मुश्किल होता है। फिर विवेक अर्जुन को सीधे सीधे बता देता है कि वह नॉर्थ कुंफू अकेडमी से है। विवेक की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसने कभी नॉर्थ कुंफू अकेडमी का नाम सुना भी है या नहीं, लेकिन फिर वह ज्यादा सोचता नहीं है। विवेक फिर उस दूसरे लड़के को देखता है जो कि उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और विवेक को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था, जैसे कि उसे यहाँ विवेक के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। विवेक को अपने दोस्त को घूरते देख अर्जुन उसे बताता है, ये सागर है मेरा दोस्त, असल में इसे बाहर वाला से मिलना अच्छा नहीं लगता है और इसलिए ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, तुम इसके व्यवहार का बुरा मत मानना। विवेक अपना सिर हाँ में हिला देता है, ठीक है। जिसके बाद वह तीनों आगे जाने लगते हैं कुछ ट्रेजर और कुछ और स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। जहां विवेक उन स्टूडेंट के साथ वीर और कार्तिक को दौड़ने के लिए जा रहा था, वही वीर उस तालाब को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे उस तालाब में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और इसलिए वह उस तालाब को देख रहा था। वीर फिर उस तालाब को देखकर कुछ सोचता है और फिर उस तालाब में कूद जाता है और फिर उसके अंदर गहराई में ही जा रहा था। कुछ देर तक तालाब के नीचे तैरते हुए जाने के बाद वीर उस तालाब के स्थल तक आ जाता है, लेकिन फिर भी उससे यहाँ उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वीर फिर अपने आसपास देखता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों उससे यहाँ कुछ तो अजीब लग रहा था। यहाँ कुछ तो था जो कि उससे दिखाई नहीं दे रहा था।
वीर सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ ऐसा क्या जिस वजह से उसे यहाँ कुछ अजीब लग रहा था। वीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखता है, जैसे वहाँ कुछ चमकीला हो और वीर को वहाँ से एनर्जी महसूस हो रही थी। वीर वहाँ से मिट्टी को हटाता है और वह एक चमकते हुए बॉक्स को उठाता है। वीर देखता है कि यह क्या है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता और वह उसे लेकर तालाब से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब वह तालाब में और देर तक सांस नहीं ले पा रहा था। तालाब से बाहर आने के बाद वीर देखता है कि यह क्या है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी कोई ऐसा बॉक्स नहीं देखा था। उस बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ पुराने शब्दों में, जिसे वीर पढ़ नहीं पा रहा था, और उस बॉक्स के चारों ओर सीन से निकल रहे थे। वीर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर उसे खोल नहीं पाता, और फिर वीर की उंगली उस सीन पर लग जाती है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। खून की कुछ बूंदें उस बॉक्स पर भी गिर जाती है। खून के बॉक्स पर गिरते ही वह बॉक्स और तेज चमकने लगती है और फिर वह बॉक्स खुलने लगता है। बॉक्स के खुलते ही वीर देखता है कि उस बॉक्स में एक चमकीले रंग का तरल उस बॉक्स में रखा था। वीर को उसे देखकर लग रहा था कि वह उससे कंट्रोल कर सकता है, और फिर वीर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। वीर उस चमकीले तरल को कंट्रोल कर तो रहा था, पर वह ये नहीं जानता था कि वह इससे क्या कर सकता है और वह इसका इस्तेमाल लड़ाई में कैसे कर सकता है, उससे कुछ भी नहीं पता था। वीर फिर कुछ सोचता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वह उस चमकीले तरल के बीच में अपनी स्वॉर्ड को मार देता है और फिर उस चमकीले तरल के तुरंत दो टुकड़े हो जाते हैं। वीर फिर उस तरल को वापस एक बनाकर अपनी स्वॉर्ड पर रख लेता है और फिर उसे देखकर सोचने लगता है, ये तो बस एक पानी की तरह ही है, पर फिर अगर इसमें डिफेंस नहीं है तो फिर क्या है? क्या मैं इससे किसी को डुबा कर मार सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा है, इसे कोई कैसे मरेगा? वीर उस तरल के बारे में सोच ही रहा था कि वह क्या कर सकती है। तभी वह स्वॉर्ड पर रखे तरल को ध्यान से देखता है कि वह चमकीला तरल स्वॉर्ड की एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था और धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था। वीर कुछ देर तक उस तरल को ऐसे ही देखता है। जब वह तरल वीर की स्वॉर्ड की एनर्जी बिल्कुल खत्म कर देता है, तब उसे होश आता है कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपनी स्वॉर्ड की सारी एनर्जी उस चमकीले तरल को दे दी और अब उसकी स्वॉर्ड एकदम खराब हो गई है, जिस वजह से वह किसी काम की नहीं रही। वीर फिर उस चमकीले तरल को देखता है तो अब वह तरल वीर के हाथ जितना बड़ा हो गया था और वीर के समझ में आ रहा था कि यह तरल किस तरह काम करता है। वीर के सब कुछ समझ में आ गया था कि अगर इस तरल को और ज्यादा बड़ा बनाना है तो इसके अंदर उन चीजों को डालना होगा जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उन्हीं चीजों से यह इम्प्रूव होगा और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। वीर इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपनी तरफ किसी के कदमों के आने की आवाज आती है। वीर जब ध्यान से सुनता है तो उसकी समझ में आता है ये तो कोई डिमन में वीर कुछ समझ पाता, तभी उसे अपनी तरफ आते हुए एक लड़का दिखता है। वीर ध्यान से उस लड़के की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वह इस लड़के को जानता है, और फिर जब वह ध्यान से वीर को देखता है तो उसे समझ में आता है ये तो कार्तिक है। कार्तिक भागते हुए वीर की ही तरफ आ रहा था। वीर कार्तिक को देखकर बहुत खुश हो गया था और फिर वह अपनी उसी खुशी में कार्तिक को चिल्लाकर कहता है, कार्तिक कार्तिक, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। वीर फिर ध्यान से देखता है तो उसकी समझ में आता है कि वह किसी से बचकर भाग रहा है। वीर से रुका नहीं जाता और फिर वह कार्तिक से ही चिल्लाकर पूछता है, अरे तुम भाग किस रहे हो? वीर ने अपनी बात पूरी की ही थी तभी कार्तिक वीर के नजदीक आ गया था। कार्तिक जैसे ही वीर के नजदीक आया था वैसे ही वीर को दिखता है कि कार्तिक के पीछे पीछे एक बिच्छू जैसे दिखने वाला डिमन आ रहा है। ये देखते ही वीर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और उस वक्त वीर के दिमाग में एक चीज को छोड़कर दूसरा ख्याल नहीं आता, और वह ख्याल था कि जितना हो सके उतनी तेज यहाँ से भाग लो, वरना ये तो मुझे मरवा देगा। इतना सोचते ही वीर तो वहां से भागने लगता है और फिर वीर को भागते हुए देखकर कार्तिक चिल्लाकर वीर को कहता है, अरे तुम इससे लड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम भागने क्यों लगे? कार्तिक की बात सुनकर वीर भागते हुए ही कहता है, असल में तो बात यह है कि मेरी स्वॉर्ड खराब हो गई है और अब मैं इस डिमन से अकेला नहीं लड़ पाऊंगा। वीर फिर भागते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, देखो मुझे लगता है कि यह डिमन अर्थ लेवल की स्टेज 6 के पिक पर है या स्टेज 7 पर, और मैं तो अभी अभी स्टेज 6 पर आया हूँ, जिस वजह से अगर मैं इससे लड़ने के लिए गया तो यह मुझे एक ही बार में कच्चा ही निकल जाएगा। वीर फिर कुछ सोचता है और फिर कार्तिक को कहता है, कार्तिक तुम एक बका करो, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो, हम दोनों उस पर उठकर चले जाएंगे।
ये तो धरती पर चलने वाला डिमन है, तो ये हमारा आसमान में क्या बिगाड़ लेगा। वीर की बात सुनकर कार्तिक उसे बताता है, यह आइडिया काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने ये करके देख लिया है। असल में ये जब मेरे पीछे पड़ा था तो मैंने स्वॉर्ड पर उठकर भागने की कोशिश की थी, पर इसने मेरे उड़ने से पहले मुझे पर अटैक करके मेरी स्वॉर्ड को तोड़ दिया और मुझे नीचे गिर दिया था। कार्तिक की बातें सुनकर तो वीर का मन तो कार्तिक को मारने का कर रहा था। आखिरकार वही तो था जो इस डिमन को उसके पीछे लेकर आया है और अब उससे बचकर भागना पड़ रहा है। वीर तो मन ही मन उसे गलियां दे रहा था, क्या बचकर भागने के लिए तुम्हें बस एक यही जगह मिली थी, तुम कहीं और भी तो जा सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो बस मेरे ही पीछे आना है। अरे मैंने जब से तुम दोनों के साथ डील की है ना, तभी से हर घड़ी कोई ना कोई मुसीबत कहीं आ ही जाती है, जैसे किसी ने मुसीबत को तुम्हारा पता दे रखा हूँ। जहां वीर और कार्तिक डिमन से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विवेक आराम से अर्जुन और सागर के साथ जा रहा था। उन तीनों को चलते चलते अब काफी देर हो गई थी और उनके सिर पे तपता सूरज, जिसकी गर्मी से उनके सारे कपड़े पसीने में भीग गए थे और अब उनका चलना मुश्किल हो गया था और अब वह तीनों ही आराम करने की सोच रहे थे। तभी अर्जुन अपने माथे से पसीने को हटाते हुए कहता है, बस अब मैं और नहीं चल सकता है, मैं तो अब बहुत थक गया हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर विवेक उसे कहता है, आराम तो कर लेंगे, पर इस गर्मी का क्या कर, यहाँ तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ छाया आ रही हो। विवेक और अर्जुन का दोस्त सागर इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर चारों तरफ धूप ही धूप है और एक उबड़ खाबड़ जमीन के जैसा है जहाँ पर पेड़ नहीं है। और उस जगह पर अर्जुन आराम करने के लिए कह रहा था, इसीलिए विवेक को थोड़ी हैरानी हो रही थी, इतनी धूप में कोई आराम नहीं कर सकता है और इसलिए उन्हें अर्जुन से कहा था कि यहाँ पर धूप है तो वह आराम कैसे करेंगे। विवेक की बात सुनकर अर्जुन को कोई हैरानी नहीं हुई थी और वह मुस्कुराते हुए विवेक से कहता है, क्या तुमने कभी फॉर्मेशन का नाम सुना है। फॉर्मेशन का नाम सुनकर विवेक पहले तो कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन फिर उसके सब कुछ समझ में आ जाता है और वह अर्जुन से कहता है, तो कहीं तुम यहाँ पर फॉर्मेशन लगाने की तो नहीं सोच रहे हो, पर क्या तुम्हें फॉर्मेशन लगानी आती है। विवेक की बात सुनकर अर्जुन उसे हंसकर कहता है, हाँ मुझ पर फॉर्मेशन लगाने आती तो है, पर उसके लिए फॉर्मेशन फ्लैग बनाना पड़ेगा जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी जो इस वक्त मेरे अंदर नहीं है। अर्जुन फिर एक गहरी सांस लेता है और विवेक से पूछते हैं, क्या तुम्हें फॉर्मेशन फ्लैग बनाने आते हैं। अर्जुन की बात सुनकर विवेक सीधा मना कर देता है, क्योंकि ना तो उसके पास फॉर्मेशन फ्लैग बनाने आते हैं और ना ही उसने कभी बनाए थे, इसी वजह से उसने अर्जुन को सीधा मना कर दिया था। विवेक ने भले ही अर्जुन को मना कर दिया हूँ परिचय, ना तो अर्जुन गुस्सा हुआ था और ना ही हैरान, और फिर वह अपने हाथ को झटकता है और हाथ वह को झटकते ही तुरंत उसकी स्पेस रिंग में से उसके हाथ में एक किताब आ जाते हैं, जिसे वह विवेक को दे देता है और फिर वह विवेक को कहता है, इस किताब में फॉर्मेशन फ्लैग बनाने की सबसे आसान विधि है जिसे तुम एक ही बार में सीख जाओगे। फिर विवेक अर्जुन के हाथ में से उस किताब को लेकर पढ़ने लगता है और फिर जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि उसमें फॉर्मेशन फ्लैग बनाने की सबसे आसान विधि थी और फिर विवेक उसे एक ही बार पक्का सीख जाता है। लेकिन फॉर्मेशन फ्लैग को बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन विवेक के पास तो कोई भी सामान ही नहीं था। विवेक फिर सामान के लिए अर्जुन का कहता है, मैंने फॉर्मेशन फ्लैग बनाने की तकनीक तो सीख ली, लेकिन मुझ पर सामान ही नहीं जिससे मैं फ्लैग को बना सकूं। विवेक की इतनी बात सुनते ही अर्जुन उसे कुछ नहीं कहता और अपनी स्पेस रिंग में से बहुत सारा सामान निकाल कर रख देता है जिससे फॉर्मेशन फ्लैग बनने वाले थे। फॉर्मेशन फ्लैग के सामान को देखकर विवेक जी आगे कुछ नहीं कहता और फॉर्मेशन फ्लैग बनाने की तकनीक से फॉर्मेशन फ्लैग बनाने लगता है। फॉर्मेशन फ्लैग बनाने की तकनीक बहुत आसान होती है, बस सबसे पहले एक कपड़े के टुकड़े को ट्रायंगल शेप में काटकर उसमें लकड़ी के एक डंडे को रखना है और फिर उस डंडे में अपनी एनर्जी को भेजना है जिससे फॉर्मेशन को एनर्जी मिल सके। विवेक अर्जुन की दी हुई तकनीक से ही फॉर्मेशन फ्लैग को बनाने लगता है और कुछ ही देर में विवेक बहुत से फॉर्मेशन फ्लैग को बनाकर तैयार कर देता है। विवेक ने लगभग 10 मिनट के अंदर 20 फॉर्मेशन फ्लैग को बना दिया था और फिर विवेक ने बाकी बचा सामान को अपने पास ही रख लिया था, क्योंकि अर्जुन ने उसे कहा था कि इस सामान ने बस उसकी स्पेस रिंग में भीड़ ही कर रखी है, तो अब तुम ही रख लो। अर्जुन और सागर फिर विवेक के हाथ में फॉर्मेशन फ्लैग को लेकर फिर फॉर्मेशन को लगाने लगता है। वह दोनों फ्लैग को एक खास जगह पर ही लगा रहे थे। असल में जब विवेक फ्लैग को बना रहा था तब अर्जुन कुछ जगह पर निशान लगा रहा था और अब वह वहीं पर ही सारे फ्लैग को लगा रहे थे।
सारे फ्लैग को लगाने के बाद अर्जुन उस फॉर्मेशन के बीच में जाता है और फिर अपनी एनर्जी को फॉर्मेशन में छोड़ने लगता है और फिर कुछ ही देर में एक फॉर्मेशन तैयार भी हो जाती है और फिर उस फॉर्मेशन के अंदर विवेक और सागर भी चले जाते हैं और फिर वहां पर आराम करने लगता है। विवेक फिर अर्जुन से पूछता है, ये फॉर्मेशन कौन सी है? विवेक की बात सुनकर अर्जुन उसे बताता है कि यह फॉर्मेशन डिफेंस फॉर्मेशन है जो कि हमें डिमन से बचाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर विवेक को फॉर्मेशन में इंटरेस्ट आने लगता है और वह फिर अर्जुन से पूछता है, तो क्या मतलब ये फॉर्मेशन हमें डिमन से बचा सकती है? विवेक की बात सुनकर अर्जुन हंसता है और फिर विवेक को हंसते हुए ही कहता है, हाँ ये हमें डिमन से तो बचा सकती है पर एक कम लेवल वाले डिमन से, जैसे कि अगर कोई डिमन अर्थ लेवल पर है तो वह तो इस फॉर्मेशन से रुक जाएगा, पर अगर इसे ऊपर के लेवल का कोई आया तो यह उसे नहीं रोक पाएगी। अर्जुन फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर आगे विवेक को बताता है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें एक बड़े लेवल वाले को भी रोकना है तो तुम्हें इसके लिए एक कम से कम ग्रेड 3 की फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। इतना कहकर अर्जुन फिर अपने हाथ को झटक कर अपनी स्पेस रिंग में से निकालता है और फिर विवेक को कहता है, लो तुम ये किताब ले लो और इस किताब में जो तकनीक लिखी है उसे पढ़ लो तो तुम एक ग्रेड 3 की फॉर्मेशन को रोक सकते हो। विवेक अर्जुन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे ही कोई किताब नहीं देता है, वो भी ग्रेड 3 की किताब। विवेक जानता था कि यह किताब कितनी ज्यादा कीमती होती है और यह सब पता होने के बाद भी विवेक अर्जुन से यह किताब नहीं ले सकता था। विवेक फिर अर्जुन को मना करते हुए कहता है, नहीं मैं इतनी कीमती किताब तुमसे इस तरह नहीं ले सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह किताब कितनी ज्यादा कीमती है और यह सब पता होने के बाद भी मैं तुमसे यह किताब नहीं ले सकता हूँ। विवेक की बात सुनकर अर्जुन हंसता है और फिर उसे कहता है, विवेक मेरे पास ऐसी बेहद सी किताब है तो मुझे नहीं लगता कि एक दो किताब से कुछ फर्क पड़ेगा, वैसे भी मैंने ये किताब पढ़ ली है जिस वजह से यह मेरे लिए बेकार ही है और यह किताब मेरे पास एक कचरे की तरह पड़े रहने से अच्छा तो यह भी होगा कि यह तुम्हारे ही काम आ जाए तो तुम भी इसे ले सकते हो। अर्जुन की बात सुनकर विवेक कुछ देर तक सोचता है और फिर अर्जुन से किताब लेते हुए कहता है, ठीक है मैं ये किताब ले लेता हूँ, पर मैं फ्यूचर में तुम्हारे एहसान का कर्ज तो मैं उतार ही दूंगा। विवेक की बात सुनकर अर्जुन भी हंसते हुए उसे कहता है, तो ठीक है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। विवेक फिर उस किताब को पढ़ने लगता है और फिर लगभग 15 मिनट में ही विवेक पूरी किताब को पढ़ लेता है और फिर आराम करने के लिए फॉर्मेशन के अंदर ही जमीन पर लेटकर आराम करने लगता है। विवेक को अभी आराम करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुई थी तभी अर्जुन खड़ा हो जाता है और फिर विवेक और सागर से कहता है, सुनो यह आवाज कैसी है? विवेक जब अर्जुन की बात सुनने के बाद ध्यान से सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सी चीज उन्हीं की तरफ आ रही है और फिर जब विवेक ध्यान से उस आवाज को सुनता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि उनकी तरफ क्या आ रहा है। विवेक फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है, डेमन हमारी तरफ एक डेमन आ रहा है तो अब तैयार हो जाओ। विवेक की बात सुनकर अर्जुन और सागर अभी अपनी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और फिर फॉर्मेशन से बाहर देखते हैं और फिर उन्हें दिखता है कि दो लड़के उन्हीं की तरफ चले आ रहे थे और उनके पीछे पीछे एक बिच्छू जैसे दिखने वाला डेमन आ रहा था। विवेक उन दोनों लड़कों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है, अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे, वो भी इस डेमन के साथ। वह दोनों लड़के कोई और नहीं वीर और कार्तिक ही थे जो कि उस डेमन से बचकर भाग रहे थे और वह फिर भागते भागते यहाँ आ गए थे और वह दोनों की ही हालत बेहद खराब हो गई थी क्योंकि दोनों बहुत ही देर से इस डेमन से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन ये डेमन तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। कार्तिक और वीर इतनी गर्मी में इतनी देर से सिर्फ भागे जा रहे थे तो उन दोनों की ही हालत खराब हो गई थी। वही अर्जुन उस डेमन को देखते हुए कहता है, ये तो लगभग सिर्फ अर्थ लेवल स्टेज पर ही है, मैं तो सोच रहा था कि यह थोड़ा ताकतवर होगा पर ये तो बड़ा कमजोर है, तुमने तो मुझे बिना बात ही डरा दिया यार। इतना कहकर अर्जुन नीचे बैठते हुए अपने हाथ से स्वॉर्ड को डेमन की तरफ फेंक देता है और फिर स्वॉर्ड वीर और कार्तिक को पीछे छोड़कर सीधे डेमन की तरफ जाती है। स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर भी डेमन अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करता है और स्वॉर्ड की तरफ ही जाता रहता है। फिर स्वॉर्ड जैसे ही डेमन के पास आती है तो वह तुरंत एक लंबी सी छलांग मारता है और स्वॉर्ड को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और फिर से वीर और कार्तिक पर अटैक करने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है।
वहीं इतनी देर से भागते हुए वीर और कार्तिक दोनों की ही हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से उन दोनों की ही स्पीड कम हो गई थी, जिस वजह से इस चीज का फायदा उस दिमन ने अच्छी तरह से उठाया और एक और छलांग मारकर वीर और कार्तिक पर अटैक कर दिया था। वीर और कार्तिक को उस दिमन का अटैक दिख गया था और वह दोनों ही यह बता सकते थे कि अगर वह अटैक उन्हें लगा तो वह दोनों वहीं पर बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे और उन दो को उस अटैक से बचने का कोई तरीका भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वह दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वही विवेक भी दिमन का अटैक देखकर थोड़ा डर गया था कि कहीं इन दोनों को कुछ हो ना जाए, लेकिन वह फिर अर्जुन को देखता है जो कि जमीन पे इस तरह बैठा हो जैसे कि उनकी तरफ कोई दिमन आ ही ना रहा हो और वह ना तो उनके सामने किसी पर अटैक कर रहा हो। विवेक फिर सोचता है अगर यह आराम से बैठे हैं तो इन्हें बैठा रहन दो और मैं खुद जाकर उस दिमन से फाइट कर सकता हूँ और उस दिमन को हरा भी सकता हूँ। इतना सोचकर विवेक दिमन से लड़के के लिए फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो वह फिर सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है कि यह इसने कैसे किया, आखिर यह कौन सी तकनीक है, पर इसने इतने ताकतवर दिमन को एक ही बार में हराया कैसे। असल में विवेक ने देखा कि जो स्वॉर्ड अर्जुन ने उस दिमन की ओर फेंकी थी और दिमन उससे बच गया था, लेकिन फिर वह स्वॉर्ड वापस से घूमकर फिर से दिमन की ओर आने लगती है और फिर वह स्वॉर्ड दिमन के आर पार हो जाती है और दिमन की एक ही बार में मौत हो जाती है। विवेक को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने बैठे बैठे एक ही बार में अर्थ लेवल की स्टेज 5 के दिमन को भी मार दिया है। विवेक अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है, आखिरकार इसका लेवल क्या है और मुझे पता करना पड़ेगी कि क्या यह मार्शल आर्ट एकेडमी का जीनियस है या नहीं, वैसे होना तो चाहिए, आखिरकार यह इतना ताकतवर जो है ये भविष्य में मेरे किसी काम आ सकता है। विवेक फिर अपने ख्यालों से निकलता है और फिर वीर और कार्तिक के पास जाता है। विवेक उनके पास आने के बाद उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी है। कार्तिक और वीर को ये देखकर हैरानी होती है कि विवेक उनकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है और फिर दोनों अपने मन ही मन में सोचता है कि वह बहुत नसीब वाले हैं जो उन्हें विवेक जैसा दोस्त मिला है, लेकिन तभी विवेक उन्हें ऐसा कुछ कहता है जिसे सुनकर तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। विवेक ने उनसे कहा कि मैं तो बहुत थक गया था और तुम भी सारी एनर्जी पिल को अपने साथ ही लेकर चला गया हो, तुम्हें पता है मैं कितना थक गया था बिना एनर्जी पिल के, और एक पल को तो मेरी यह सोचकर जान ही निकल गई थी कि अब वह दिमन तुम्हारे साथ साथ सारी एनर्जी पिल को भी बर्बाद कर देगा, और अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए कैसे रहता। विवेक ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सबसे पहले तुम मुझे एनर्जी पिल दो, मैं कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता था हूँ। विवेक की बात सुनकर कार्तिक और वीर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और फिर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यह बात हमारी जान की थी और इससे एनर्जी पिल की लगी है। ये हमारा दोस्त है या दुश्मन, अरे अगर इस जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। जो दोस्त कुछ समय पहले अपने आप को नसीब वाला समझ रहे थे, अब वही दोस्त अपनी किस्मत को ही कोस रहे थे कि उन्हें ऐसा दोस्त क्यों मिला। जहां वीर और कार्तिक दोनों मिलकर विवेक को कोस रहे थे, वही विवेक उन दोनों को फिर से कहता है, अरे अब मुझे क्या देख रहे हो, चलो अब जल्दी से एनर्जी पिल को निकालो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। विवेक की बात सुनकर वीर और कार्तिक दोनों को ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह दोनों ही उसे कुछ नहीं कहते हैं और फिर वीर अपने हाथ को झटकता है और फिर उसकी स्पेस रिंग में से एक छोटी सी मिट्टी की शीशी आ जाती है और फिर वीर उसे विवेक को दे देता है। वीर के हाथ से शीशी को लेते ही विवेक उसके ढक्कन को खोल लेता है और फिर उसमें से एक पिल को निकाल कर खा लेता है और फिर उस डिमन के पास जाता है जिसे अर्जुन ने मारा था और फिर उसके सिर से उसके डिमन स्टोन को निकाल लेता है। विवेक डिमन स्टोन को निकालने के बाद अर्जुन की तरफ जाने लगता है और फिर के पीछे पीछे ही वीर और कार्तिक भी जाने लगते हैं। विवेक अर्जुन के पास जाने के बाद उसे डिमन स्टोन देते हुए कहता है, ये लो इस डिमन का डिमन स्टोन, इस पर तुम्हारा ही हक है। विवेक की बात सुनकर अर्जुन विवेक को हंसते हुए कहता है, अच्छा पर इसे तो तुमने डिमन के सिर से निकाला है। अर्जुन की बात सुनकर उसे वापस कहता है, पर इसे मारा तो तुमने ही है और अगर तुम इसे ना मारते तो मैं इसके सिर से था ये डिमन स्टोन को कैसे निकालता। विवेक की बात सुनकर अर्जुन फिर से हंसने लगता है और फिर विवेक से कहता है, देखो ये डिमन स्टोन मेरे किसी काम का नहीं है तो अच्छा होगा कि इसे तुम रख लो।
अर्जुन की बात सुनकर विवेक फिर उसे आगे कुछ नहीं कहता है और फिर डेमन स्टोन को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। विवेक फिर अर्जुन के पास बैठते हुए कहता है, पता नहीं यह धूप कब होगी, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। विवेक की बात सुनकर अर्जुन उसे कहता है, विवेक वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमें यहाँ कितना टाइम हो गया है? अर्जुन की बात सुनकर विवेक उसे कहता है, मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ आए लगभग 3 से 4 घंटे तो हो ही गए होंगे। विवेक की बात सुनकर अर्जुन उससे एक और सवाल पूछता है, अच्छा वैसे क्या तुम जानते हो कि स्प्रिट माउंटेन पर हमारी स्प्रिट क्यों जागती है? अर्जुन की बात सुनने के बाद विवेक सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ सोचकर वह अर्जुन को कहता है, हाँ मैंने इस बारे में सुना है। कहा जाता है कि इस माउंटेन पर बहुत सारी एनर्जी है जिससे हमारी स्प्रिट को जागने में मदद मिलती है। जो सवाल अर्जुन ने विवेक से पूछा था वह बहुत ही बेसिक था और इस सवाल को तो वह स्टूडेंट भी जानता है जो कि अभी तक सिर्फ लेवल 1 पर ही है। और विवेक तो अर्थ लेवल से भी ऊपर है, तो ये बात तो विवेक को पता होना कोई बड़ी बात नहीं थी। विवेक की बात सुनकर अर्जुन उससे कहता है, बिल्कुल यही बात है, पर यह सिर्फ आधी बात ही है। स्प्रिट माउंटेन की पूरी बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। अर्जुन फिर एक गहरी सांस लेकर विवेक को आगे बताना शुरू करता है। असल में कहते हैं कि कई सालों पहले यहाँ पर एक एल्डर आए थे जिनके पास स्पेस पावर थी। विवेक फिर अर्जुन की बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, ये स्पेस पावर कौन सी होती है? विवेक की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि इस पावर के बारे में हर किसी को पता होता था, लेकिन फिर अर्जुन कुछ सोचता है। अर्जुन फिर कुछ सोचकर विवेक को बताता है, स्पेस पावर बहुत सी प्रकार की होती है, पर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सीधा तुम्हें अन एल्डर के बारे में बताता हूँ। उन एल्डर के पास जो स्पेस पावर थी वह बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उनके पास टाइम स्पीड की पावर थी। टाइम स्पीड की पावर बहुत ज्यादा रेयर होती है और इससे कोई भी इंसान समय की स्पीड बढ़ा सकता है। अर्जुन फिर आगे कहते हैं, उन एल्डर ने अपनी पावर से इस माउंटेन पर समय की स्पीड बढ़ा दी थी, जिस वजह से इस माउंटेन की एनर्जी की स्पीड हमारी बॉडी से मैच नहीं कर पाती है और इसका सीधा असर हमारी पावर स्प्रिट पर पड़ता है। पावर स्प्रिट वह स्प्रिट है जो कि इंसान के खून से एक पावर को जन्म देती है, लेकिन उसी स्प्रिट को जगाने के लिए सभी स्टूडेंट स्प्रिट माउंटेन पर आए थे। विवेक की तो वैसे अर्जुन की बात सुनकर सब कुछ समझ में आ में गया था, लेकिन वह अब भी कुछ सोच रहा था और फिर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो उस एनर्जी को तो अब तक यहाँ से चला जाना चाहिए था, पर वह तो यहाँ और बढ़ती जा रही है। विवेक की बात सुनकर तो वहाँ मौजूद हर इंसान को एक झटका सा लगता है और कार्तिक और वीर तो अपने सिर को ही पिट लेते हैं और अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं, हाँ मैं सोच ही रहा था कि इसने अब तक सब कुछ सही कैसे रखा, वरना अब तक तो ये किसी ना किसी को पागल कर ही दिया होता। वही अर्जुन भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या इसे इतनी बेसिक सी भी नॉलेज भी नहीं है। असल में विवेक ने जो सवाल पूछा था उसे सुनने के बाद तो उसे कोई भी पागल ही करार कर देता, क्योंकि यह तो हर कोई जानता था कि कोई भी एनर्जी एक जगह तक ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है और उसी एनर्जी को इस माउंटेन पर ही रखने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस माउंटेन पर रहने वाले डेमन भी इस एनर्जी से ताकतवर बनते हैं, इसीलिए यहाँ कोई कम लेवल का डेमन भी अपने से 2 लेवल बड़े स्टूडेंट को भी हरा सकता है। अर्जुन फिर विवेक को बता देता है, इस माउंटेन की एनर्जी को एक फॉर्मेशन से रोका गया है। अर्जुन फिर विवेक को आगे कहता है, अब इस एनर्जी से हमें फायदे तो हो रहे हैं, पर इसका अपने वातावरण पर भी असर पड़ता है। देखो अब तक तुम इतना तो समझ गए होगे कि इस माउंटेन पर टाइम पावर है जो कि टाइम की स्पीड को बढ़ा देती है, पर यहाँ फॉर्मेशन होने के कारण इसके असर पर प्रभाव पड़ा है और अब ये टाइम की स्पीड को बढ़ाने की वजह उसे स्लो कर रही है, जिस वजह से यहाँ अब कोई टाइम का अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। हमें यहाँ आए 3-4 घंटे नहीं बल्कि 3-4 दिन हो गए। अर्जुन की बात सुनकर विवेक के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। विवेक अकेला नहीं था जो कि हैरान हुए थे, हैरान तो वीर और कार्तिक भी हो गए थे, क्योंकि अर्जुन ने बात ही ऐसी की थी। 3-4 दिन कोई छोटी बात नहीं थी, इसका मतलब तो ये था कि उन्हें यहाँ सिर्फ 3-4 घंटे और रुकना है। विवेक फिर अर्जुन से पूछता है, अगर ऐसा है तो हमें अब क्या करना चाहिए? विवेक की बात सुनकर उसे कहते हैं, कुछ भी नहीं, बस कल्टीवेशन करो। विवेक फिर अर्जुन की बात मान तो लेता है, पर उससे पहले वह अर्जुन से एक और सवाल पूछता है, क्या ये बात सभी टीचर को भी पता है, और अगर पता है तो उन्होंने यह बात ही क्यों नहीं बताई? अर्जुन ने विवेक को सीधे सीधे बताया,
वो इसलिए क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर कल्टीवेशन करता है तो वह सामान्य से अधिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और टीचर स्टूडेंट को ये बात इसलिए नहीं बताती है क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर दी है तो वह यहाँ से सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे, और इसी एनर्जी को बचाने के लिए टीचर उन्हें इस बारे में नहीं बताते हैं। विवेक, वीर और कार्तिक फिर आगे कुछ नहीं पूछते हैं और फिर कल्टीवेशन करने लगते हैं, और फिर लगभग 3 घंटे तक कल्टीवेशन करने के बाद वह सब उठ जाते हैं, और फिर अर्जुन देखता है कि उसके अंदर से एक ओरा निकल रहा है जिसका रंग बैंगनी था। अर्जुन के अंदर से बैंगनी रंग का ओरा निकलता देख सागर उसे कहता है, तुम्हारे पास तो लाइटिंग पावर की स्प्रिट है। सागर की बात सुनकर विवेक वीर से पूछता है, ये लाइटिंग पावर कौन सी होती है? वीर को विवेक की बात सुनकर हैरानी तो होती है, पर उसे उससे और कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वह उसे बताता है, लाइटिंग पावर वैसे तो बहुत सारी प्रकार की होती है, पर जो इसमें बस ज्यादा ताकतवर लाइटिंग पावर होती है वह होती है स्पीड लाइटिंग पावर और थंडर लाइटिंग पावर। वीर विवेक को लाइटिंग पावर के बारे में बता ही रहा था, तभी वह दोनों देखते हैं कि अर्जुन अपनी जगह से दौड़ने लगा है और अब उसे देखना लगभग नामुमकिन है, बस उसकी जगह वहां धुंधली धुंधली उसकी परछाई देखा दे रही है। अगर कोई इस वक्त अर्जुन के साथ फाइट करता है तो वह इसे हराने की बात तो दूर, वह तो इसे देख भी नहीं पाएगा। अर्जुन की पावर देखकर वीर फिर विवेक को बताता है, अर्जुन के पास जो पावर है वह है लाइटिंग स्पीड। इसका मतलब यह है कि अर्जुन के अंदर लाइटिंग स्पीड की स्प्रिट थी। यह पावर जिसके भी पास होती है उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाती है, और फिर उसे पकना तो दूर उसे देखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई आम इंसान उसे देख भी नहीं सकता है। वीर ने विवेक को लाइटिंग पावर के बारे में सब कुछ बता दिया था कि स्पीड लाइटिंग पावर की शक्तिशाली पावर में से एक है, जिसकी वजह से अब अर्जुन की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वीर और विवेक इन सब के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वह देखते हैं कि अब सागर के चारों तरफ भी एक नीले रंग का ओरा निकलता है। वीर सागर के अंदर से निकलते हुए ओरे को देखकर कहता है, तो इसकी स्प्रिट भी जाग गई, पर इसकी पावर कौन सी है? हाँ, ये तो वाटर मैजिक है। हाँ, यह वाटर मैजिक ही है। विवेक को इस पावर के बारे में पता था, तो इसलिए विवेक ने उस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन सागर ने अर्जुन की तरह अपनी पावर को सबके सामने नहीं दिखाता है। सागर के इस व्यवहार के बारे में अर्जुन को पता था, इसलिए वह जानता था कि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीर सागर को देख ही रहा था, तभी उसके आसपास भी ओरा आने लगता है, और फिर वह सब देखते हैं कि वीर के ओरे का रंग लाल है। वीर के ओरे के रंग को देखकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि यह कौन सी पावर है। वीर के लाल रंग के ओरे के बारे में अर्जुन ने कभी नहीं सुना था, इसीलिए वह वीर से ही पूछ लेता है, तुम्हारे पास कौन सी पावर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अर्जुन की बात सुनकर वीर उसे कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने इस रंग के ओरा के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इस वक्त मुझे अपनी पावर का नहीं पता है, तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी पावर है। वीर की बात सुनकर अर्जुन उसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर वहां पर कार्तिक के चारों ओर भी एक ओरा आने लगता है, और फिर वह सब देखते हैं कि कार्तिक के ओरा का रंग सफेद है। कार्तिक की पावर को देखने के बाद उन सबको उससे पूछना नहीं पड़ता है कि उसकी पावर कौन सी है, बल्कि उन सबको तो आराम से पता चल जाता है कार्तिक के पास स्पेस पावर है। स्पेस पावर एक बहुत ही आम पावर है जो कि हर 10 में से किसी एक पास मिली ही जाती है, पर वह सब अगर अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे तो वह था कि कार्तिक के पास स्पेस पावर का प्रकार क्या है। कार्तिक की पावर को देखकर वीर उससे पूछता है, कार्तिक तुम्हारे पास कौन सी स्पेस पावर है? वीर का सवाल सुनकर कार्तिक उसे कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लेता है, और फिर आंखों को बंद करते ही उसके सामने एक पोर्टल खुलता है, और फिर कार्तिक उसमें चला जाता है, और फिर वह पोर्टल बंद हो जाता है, और फिर एक पोर्टल विवेक के पीछे खुलता है और उसमें से कार्तिक निकलता है। कार्तिक की पावर देखकर किसी के चेहरे पर कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, क्योंकि कार्तिक के पास पोर्टल स्पेस पावर थी। पोर्टल स्पेस पावर बहुत आम पावर थी, यह पावर लड़ाई में काम नहीं आती थी, और इस पावर का यूज बस इसलिए होता था कि कोई अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच सके, और बस यह पावर सिर्फ इसी काम के लिए ही आती है। उन सबको अजीब मुंह बनाते देखकर कार्तिक उन सबको कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कौन सी पावर है, मेरी जिंदगी तो वैसे भी बिल्कुल अच्छी कट रही है, और यह सब मेरे दोस्त वीर और मास्टर विवेक की वजह से हो रहा है।
कार्तिक अपनी बात को बता ही रहा था तभी वह देखता है कि विवेक के चारों तरफ एक ओरा आना शुरू हो गया है और फिर वह बोलते बोलते रुक जाता है और फिर वह सब देखते हैं कि विवेक के चारों तरफ आने वाले ओरा का रंग काला था। सब विवेक के ओरा का रंग देखकर हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि विवेक के पास कौन सी पावर है और फिर वीर उससे पूछता है, विवेक तुम्हारे पास कौन सी पावर है? विवेक की बात सुनकर वह सब हैरान तो हो जाते हैं पर उन्हें इतनी हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि वीर के पास भी तो ऐसी ही पावर थी जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। अर्जुन अपने मन ही मन में सोच रहा था, इन दोनों में कुछ तो अजब है जो ये हमसे छुपा रहे हैं पर मैं तो इस बारे में पता करके ही रहूंगा। उसके बाद अर्जुन उन सब को कहता है, तो चलो ठीक है अब हम चलते हैं। इतना कहकर अर्जुन और सागर अपने टोकन को तोड़ देते हैं और फिर टोकन के टूटते ही अर्जुन और सागर वहां से गायब हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख विवेक वीर से पूछता है, इसने ऐसा क्यों किया? विवेक की बात सुनकर वीर उसे बताता है, क्योंकि अब उनकी स्प्रिट जाग गई है तो अब उनके यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं है इसलिए अब वह चले गए हैं और अब हमें भी जाना चाहिए। इतना कहकर फिर वीर ने भी अपना टोकन निकाल लिया और फिर उसके पीछे पीछे विवेक और कार्तिक ने भी अपने अपने टोकन को निकाल लिया और फिर उन तीनों ने भी अपना टोकन तोड़ दिया जिसके बाद वह तीनों भी वहां से गायब हो जाते हैं। वह तीनों गायब होकर वहां से उसी पोर्टल के सामने आ जाते हैं। उन तीनों को वहां पर एक साथ देखकर वहां खड़े कुछ टीचर और स्टूडेंट ने बातें करनी शुरू कर दी। कुछ और स्टूडेंट ने अपना टोकन तोड़कर अपना एक साल खराब कर दिया है। इस साल तो यहाँ पर बहुत बेकार स्टूडेंट आए हैं। इस साल तो लगभग आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने अपना टोकन बिना स्प्रेड को जगाए ही तोड़ दिया है। वह सारे स्टूडेंट उन तीनों के बारे में बात कर ही रहे थे तभी वह देखते हैं कि वहां एक पोर्टल खुलता है और वह तीनों उस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर वह पोर्टल वहां से कहीं गायब हो जाता है और उसी के साथ ही वह तीनों लड़के भी कहीं हवा में ही गायब हो जाते हैं। उन तीनों के गायब होते ही वहां एक पल के लिए सबकी बोलती बंद हो जाती है। वहां पर इतनी ज्यादा शांति हो गई थी कि किसी सुई के गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे। फिर उस शांति को तोड़ते हुए एक स्टूडेंट बोलता है, उसकी स्प्रिट जाग गई है वो भी सिर्फ 5 दिन में। उस लड़के की बात सुनकर वहां फिर से आपस में बातें करने लगते हैं, क्या कोई इतनी जल्दी भी अपनी स्प्रिट को जगा सकता है? मैं तो नहीं कर सकता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर दूसरे लड़के ने उसे कहा, अरे पर क्या तुमने देखा उसके पास कौन सी पावर है? स्पेस पोर्टल पावर। उसकी स्प्रिट स्पेस पोर्टल पावर की थी। दूसरे लड़के ने अपने दोस्त की बात सुनकर तुरंत कहा। उस लड़के की यह बात सुनकर वहां फिर से बातें होने लगी, पर मैंने सुना है स्पेस पावर तो बहुत ही बेकार स्पेस पावर है जो लड़ाई के बिल्कुल काम नहीं आती है। पता करो कि उनका टीचर कौन है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को कहा। मास्टर अपने घर के सामने बैठकर शराब पी रहे थे और आराम कर रहे थे तभी मास्टर को वहां हवा में कुछ हलचल महसूस हो रही थी और फिर चौंकने हो जाते हैं। तभी वहां घर के सामने एक पोर्टल खुलता है और फिर उसमें से 3 लड़के बाहर निकलते हैं। उन 3 लड़कों के पोर्टल से बाहर आते ही उनकी तरफ 2 जूते और एक बोतल उठकर आती है और फिर उन तीनों के एक एक चीज लगती है और फिर वह तीनों ही उठकर दूर जाकर गिरते हैं। वह तीनों लड़के जैसे ही दूर जाकर गिरते हैं तभी उन तीनों में से एक लड़का बोलता है, मास्टर आ प वह लड़का अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके मुंह पर एक प्लेट आकर लगती है और वह लड़का फिर से नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? मास्टर ने शराब पीते हुए ही कहा। मास्टर ने इतना कहकर अपनी साइड की मेज पर से एक और शराब की बोतल उठा ली। हम मास्टर हम हैं आपके स्टूडेंट, वीर ने अपनी रोती सी आवाज में कहा। अच्छा तुम लोग हो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं, मास्टर ने शराब को पीते हुए कहा। मास्टर ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हें स्प्रिट माउंटेन पर 7 दिन तक रुकना है पर तुम्हें तो गए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए थे तो मतलब तुम्हारी स्प्रिट भी नहीं जागी होगी। नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, हमारी स्प्रिट तो 5 दिन में ही जाग गई है इसलिए हम वहां से इतनी जल्दी ही आ गए, वीर ने मास्टर को समझाते हुए कहा। अच्छा ऐसी बात है तो तुम तो बड़े ही होनहार स्टूडेंट हो, वैसे तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर है? मास्टर ने उन तीनों की तरफ आते हुए कहा। मास्टर मेरे पास स्पेस पोर्टल पावर है जिसकी मदद से हम यहाँ तक इतनी जल्दी आए हैं, कार्तिक ने मास्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर मुस्कुराकर मास्टर को कहा। हाँ मैंने अभी अभी देखा तुम्हारी पावर को, पर तुम दोनों के पास कौन सी पावर है तुम दोनों भी मुझे बताओ जरा, मास्टर ने वीर और विवेक की तरफ देखते हुए कहा।
मास्टर, वो असल में यह बात है कि हमें कुछ अजब तरीके की शक्तियां मिली हैं जिस वजह से अभी हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वीर ने मास्टर को मुस्कुरा कर कहा। वीर की बात सुनकर मास्टर सोच में पड़ गए और सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो किसी एक के साथ 100 सालों में एक बार ही होता है, पर यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो दो स्टूडेंट के साथ यह किस्सा तो एक ही साथ हो गया है। मास्टर फिर कुछ सोचते हैं और उन दोनों को एक टोकन देते हुए कहते हैं, ये लो, इससे तुम इस अकेडमी की पावर लाइब्रेरी में एंट्री ले सकते हो। पावर लाइब्रेरी नॉर्थ कुंफू अकेडमी की वह लाइब्रेरी है जहां पर सभी प्रकार की पावर की जानकारी लिखी हुई होती है। अगर किसी को अपनी पावर के बारे में पता नहीं होता है तो वह पावर लाइब्रेरी में ही जाता है, क्योंकि आज तक की किसी भी स्टूडेंट की पावर जो भी कुछ इस तरह की होती है जो कि पावर लाइब्रेरी में नहीं होती है, तो उस पावर के बारे में पता करने के बाद वह उस पावर की जानकारी को पावर लाइब्रेरी में डाल दिया जाता है। विवेक और वीर मास्टर से उस टोकन को लेकर मास्टर का धन्यवाद करते हैं और फिर वह दोनों वहां से पावर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। उन दोनों के वहां से जाते ही मास्टर कार्तिक से पूछते हैं, वैसे अब तुम्हारा लेवल क्या है, मुझे बताओ। मास्टर, मैं अब अर्थ लेवल के स्टेज 7 पर आ गया हूँ, कार्तिक ने मास्टर की बात सुनने के बाद मास्टर को कहा। कार्तिक की बात सुनकर मास्टर वहां से कार्तिक को ये कहकर चले गए कि अभी तुम अपने लेवल को और भी बढ़ा लो। कार्तिक मास्टर को वहां से जाता हुए देखकर अपने में ही में सोचने लगा कि मास्टर कुछ तो अजीब है, इस एकेडमी के बाकी मास्टर से बिल्कुल अलग। मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि मास्टर हम सब से कुछ तो छुपा रहे हैं जो कि उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्तिक फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और वही घर के बाहर ही आंगन में पालथी मारकर बैठ जाता है और फिर कल्टीवेशन करने लगता है। विवेक और वीर दोनों ही अपनी अपनी पावर के बारे में जानने के लिए पावर लाइब्रेरी में जा रहे थे और कुछ ही देर में वह दोनों पावर लाइब्रेरी के सामने आ जाते हैं। पावर लाइब्रेरी का गेट इतना बड़ा था कि उसमें कोई हाथी भी आराम से चला जाए और उस गेट को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा ही था। विवेक और वीर फिर पावर लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन गेट के आगे दो सैनिक अपना अपना भाला लेकर खड़े हुए थे और जैसे ही उन दोनों ने अंदर जाने की कोशिश की तो वैसे उनके सामने दो भाले आ गए और फिर उन दोनों को रास्ता ब्लॉक हो गए। विवेक और वीर को ये देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे कि वह दोनों पहले से ही जानते थे कि उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। और फिर उन दोनों ने अपने अपने टोकन को निकाला और उन सैनिक के हाथ में थमा दिया। टोकन को हाथ में लेते ही दोनों सैनिक ने अपने अपने भाले को उन दोनों के सामने से हटा दिया और फिर भालों के सामने से हटते ही विवेक और वीर दोनों ही अंदर चले जाते हैं। असल में यह पावर लाइब्रेरी में एंट्री लेने का तरीका है। जिन भी स्टूडेंट्स की स्पिरिट जाग जाती है और उन्हें पावर मिल जाती है तो वह अपनी पावर के बारे में जानने के लिए उन्हें पावर लाइब्रेरी में आना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक टोकन को दिखाने की जरूरत पड़ती है जो कि उन्हें नॉर्थ कुंफू अकेडमी के टोकन ऑफिस में से यह जांच करने के बाद मिल जाता है कि उनके पास पावर है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसके पास कोई पावर नहीं है और वह यहाँ पर अपना खाली टाइम निकालने के लिए ना आ जाए। विवेक और वीर पावर लाइब्रेरी में आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर हजारों किताबें हैं जिनमें अलग अलग पावर के बारे में जानकारी लिखी हुई है। विवेक के इतनी सारी किताबों को देखकर चक्कर आ रहे थे, क्योंकि अगर वह सारी किताबें पढ़ने बैठे तो उन्हें महीनों लग जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे? विवेक ने परेशान होते हुए वीर से पूछा। वीर ने विवेक की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहा, तुम घबराओ मत, हमें ये सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखो, इस पावर लाइब्रेरी में किताबों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आम पावर के लिए जो कि हर साल लगभग सभी स्टूडेंट के पास पाई जाती है। वीर फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, और दूसरा भाग एडवांस पावर का, जो पावर किसी किसी के पास ही होती है और वह बहुत ज्यादा रेयर भी होती है। अब देखो, हमारे पास जो पावर है वह कोई आम पावर तो है नहीं, बना हमें इसके बारे में कुछ तो पता होता, और अगर हमें नहीं तो उन दो लड़कों को तो कुछ ना कुछ पता ही होता जो कि हमें स्प्रिट माउंटेन पर मिले थे। वीर की बात सुनकर विवेक को उसकी बात सही लगी, क्योंकि विवेक को अर्जुन बहुत ही होशियार लग रहा था और अगर उसे हमारी पावर का पता नहीं लगा तो सच में ऐसा भी तो हो ही सकता है कि हमारी पावर आम ना हो। विवेक फिर कुछ सोचते हुए कार्तिक से पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब एडवांस पावर वाली किताबों के पास जाना चाहिए जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है। विवेक की बात सुनने के बाद वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर एडवांस पावर की किताबों के पास आ गए
हालांकि एडवांस पावर की किताबें आम पावर की किताबों से कम थी, पर अगर ये दोनों इन्हें पढ़ना शुरू करे तो खत्म करने में लगभग हफ्ते तो लग ही जाएंगे। इतनी सारी किताबों को अपने सामने देखकर विवेक का तो मन कर रहा था कि अभी यहाँ से निकल ले, क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ना उसके बस की बात तो नहीं है। विवेक ने इतनी सारी किताबों को अपने सामने देखकर विवेक ने वीर को कहा, हम यहाँ एडवांस पावर की किताबों वाले फ्लो पर तो आ गए, पर इन्हें पढ़ेंगे कैसे? विवेक की बात सुनकर वीर ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, सिंपल है, इन सारी किताबों की रेक के सामने लिखा हुआ है कि जिनके पास यह पावर थी उनके अंदर से कैसा ओरा निकला था, और हम उसी रेक आगे जाकर किताबें पढ़ेंगे जिसका रंग हमारे ओरा से मैच करता है। जैसे कि मेरे ओरा का रंग लाल है तो मैं वही किताबें पढ़ूंगा जिस रेक के सामने लाल रंग लिखा हुआ होगा। इतना कहकर विवेक और वीर दोनों ही उन किताबों को ढूंढने लगते हैं जो कि उनकी पावर से मैच करती है। एडवांस पावर की किताबें आम किताबों जितनी तो नहीं थी, पर वह भी इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई उन्हें पढ़ना शुरू करे तो उसे हफ्ते लग जाएंगे इन किताबों को पढ़ने में। वीर और विवेक सभी रेक के आगे लिखे हुए ओरा के रंग को पढ़ते हुए आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन उन दोनों को ही वह किताबें नहीं मिल रही थी जिनके लिए वह दोनों यहाँ पर आए हैं। वह दोनों आगे की ओर जा ही रहे थे, तभी वीर रुक जाता है और फिर विवेक से कहता है, मिल गई, मुझे तो मिल गई मेरी पावर की किताबें। वीर जिस रैक के सामने खड़ा था उसके आगे लिखा हुआ था लाल रंग, और उस रैंक में लगभग 4 से 5 किताबें रखी हुई थी जो कि बहुत ही पुरानी थी और उन पर धूल भी जमी हुई थी, जैसे कि सालों से इन किताबों को किसी ने भी इस्तेमाल ना किया हो, और देखने में तो वह किताबें ऐसी लग रही थी जैसे कि हाथ लगाते ही धूल बनकर उड़ जाएगी। वीर को किताबों को देखकर इतनी खुशी हो रही थी जैसे कि उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो, और वह खुशी से उछल रहा था। वीर को इस तरह देखकर विवेक ने उसे कहा, तो फिर ठीक है, तुम अपनी किताबों को पढ़ो, इतने में अपनी पावर की किताबों को ढूंढता है। ठीक है, तुम अपनी पावर की किताबों को ढूंढो, इतने में ये किताबें पढ़ता हूँ। वीर ने विवेक की बात सुनने के बाद उसे कहा। इतना कहकर वीर ने रेक में से एक पावर की किताब को उठा लिया और उसकी धूल साफ करने लगा, और विवेक अपनी पावर की किताब को ढूंढने के लिए वहां से आगे चला गया। विवेक आगे जाते हुए भी अपनी किस्मत को ही कोस रहा था। क्या मुझे ही ऐसी पावर मिलनी थी जिसकी कोई किताब भी ना हो? अरे, इससे अच्छा तो मुझे कोई आम पावर ही दे देनी चाहिए थी, कम से कम मुझे उसके बारे में पता तो होता। पर अगर अब मुझे यह पावर दे ही दी है तो अब कम से कम कोई एक किताब तो दो जिससे मुझे अपनी पावर के बारे में पता चल सके। वही वीर एक रेक के सामने खड़ा होकर एक किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह किताब इतनी ज्यादा पुरानी थी कि उसके शब्द ठीक से दिख भी नहीं रहे थे। वीर ने फिर उस किताब को पढ़ते हुए कहा, पावर का इस्तेमाल सिर्फ डिमन पर ही कर सकते हैं। इस पावर से तुम किसी भी डिमन को अपना पालतू बना सकते हो। उसके आगे और भी कुछ लिखा हुआ था, पर वीर उसे पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि अब वह शब्द ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। पर वीर सोच रहा था कि अगर उसे डिमन को पालतू बनाने वाली पावर मिली है तो उसके तो मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो उनके पास बहुत से पालतू डिमन हैं। पर अगर ऐसे में वीर के पास ऐसी पावर होती है कि वह किसी भी डिमन को अपना पालतू बना ले तो उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे में तो वीर अपनी एक डिमन आर्मी बना सकता है जिनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता है। वीर यह सोचकर खुश हो रहा था कि अगर उसके पास यह पावर हुई तो कितना अच्छा होगा। तभी वह दूसरी किताब को उठाता है और फिर उसकी धूल भी साफ करने लगता है। किताब की धूल को साफ करने के बाद वीर उसे खोलता है और फिर पढ़ने लगता है। किताब के लेखक सुधम, पावर का इस्तेमाल सिर्फ डिमन पर ही कर जा सकता है। पावर से हम किसी भी डिमन को कमजोर बनाकर उसे आसानी से मार सकते हैं और उसका डिमन स्टोन ले सकते हैं। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद वीर को लगने लगा कि उसके तो मजे आ गए, क्योंकि अगर उसके पास इन दोनों में से कोई भी पावर हो वह इन दोनों से ही बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसके पास डिमन को कमजोर बनाने की पावर होगी तो वह ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल के डिमन स्टोन को पा सकता है, जिससे वह अपने आप को ताकतवर बना सकता है और अपने देश की आर्मी को भी वह डिमन स्टोन देकर उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वह चाहे तो वह उन डिमन स्टोन को बेचकर अमीर भी हो सकता है। वीर फिर तीसरी किताब को उठाकर उसकी पावर के बारे में पता है। किताब के लेखक पार्थ, इस पावर का इस्तेमाल डिमन के साथ साथ इंसानों पर भी कर सकते हैं। इस पावर से आप डिमन को मारने के बाद उसके डिमन स्टोन को एक लेवल तक बढ़ा सकते हो, और इंसानों पर इस पावर का इस्तेमाल उसकी पा डॉट डॉट वर। बाकी की किताब का हिस्सा खराब हो गया था जिस वजह से वीर आगे कुछ नहीं पढ़ पा रहा था।
और वीर इसे आगे पढ़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे यह पावर कुछ खास नहीं लगी थी। वीर तो ये सोच रहा था कि अगर डेमन उससे ज्यादा ताकतवर हुआ तो वीर उसे मारे या नहीं, पर डेमन उसे जरूर मार देगा तो वह फिर इस पावर का क्या करेगा। वही दूसरी तरफ विवेक चलता चलता पावर लाइब्रेरी के आखिरी में आ गया था, जहां उसे एक रेक पर लिखा हुआ दिखा काला रंग, जिसे देखकर विवेक की आंखों में चमक आ गई और जब उसने रेक में देखा तो उसे पता चला कि उसमें तो बस एक ही किताब है जो कि पूरी तरह काली है, पर उसमें विवेक को कुछ तो अजब लग रही थी। वह किताब वीर की किताब से बिल्कुल अलग थी। वीर की किताब देखने में बहुत ही पुरानी थी और उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, पर विवेक की किताब देखने में इसके बिल्कुल उल्टा, एकदम साफ और देखने में भी ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे किसने आज ही लिखा हो। विवेक फिर उस किताब के पास जाता है और फिर उसे खोल देता है। विवेक देखता है कि उसके अंदर लिखे हुए शब्द बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उस किताब में ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना तो किताब के लेखक का नाम और नहीं इस बारे में कि पावर का इस्तेमाल किसके ऊपर करा जा सकता है। उसमें लिखा था तो बस एविल पावर। उस किताब में बस ये दो ही शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें देखकर विवेक बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। विवेक तो अपने मन ही मन में सोचने लगे था कि क्या इस दुनिया में ही मिला था क्या जिसे यह पावर मिलनी थी। अरे पावर दी तो दी, कम से कम इसके बारे में ठीक से बता तो देते। अब इस एविल पावर से मैं क्या समझूं, कुछ ऐसा तो बताते जिससे मुझे पता चले कि मैं इस पावर से क्या कर सकता हूँ। विवेक फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से चला जाता है और फिर वीर के पास आ जाता है। वीर ने भी अब अपनी पावर की सारी किताबें पढ़ ली थी और वह अपनी तरफ विवेक को आते देख उससे पूछता है, विवेक क्या तुम्हें तुम्हारी पावर की किताब मिल गई क्या? क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है? विवेक को अपनी तरफ आते हुए देखकर वीर ने उससे पूछा, विवेक क्या तुम्हें तुम्हारी पावर की किताब मिली? वीर की बात सुनकर विवेक ने उससे बस इतना कहा, हाँ। अच्छा तो कौन सी पावर है तुम्हारे पास? वीर ने एक्साइटेड होते हुए विवेक से पूछा। एविल ओरा। विवेक ने वीर की बात सुनकर सिर्फ इतना कहा। विवेक की बात सुनकर वीर सोच में पड़ गया। एविल ओरा ये कौन सी पावर है? एविल ओरा के बारे में तो सुना भी है, पर एविल ओरा क्या ये भी कोई पावर होती है? अच्छा तो तुम इस पावर से कर क्या सकते हो? वीर ने विवेक से पूछा। वीर की बात सुनकर विवेक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता है। विवेक की बात सुनकर वीर को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी और फिर वह उसी हैरानी से विवेक से पूछता है, तुम्हें किताब तो मिली थी ना? हाँ, विवेक ने सीधे सीधे कहा। विवेक की बात सुनकर वीर और भी ज्यादा हैरान हो गया था और उसने फिर अपने सिर को खुजाते हुए कहा, तो क्या फिर तुमने अपनी किताब में नहीं पढ़ा कि तुम्हारी पावर किस तरह काम करती है? नहीं, उसमें सिर्फ दो ही शब्द लिखे हुए थे, एविल ओरा। विवेक ने रोती सी सूरत बनाते हुए कहा। वीर और कार्तिक फिर अपनी अपनी पावर के बारे में बात करते हुए पावर लाइब्रेरी से बाहर चले गए। पावर लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद वीर ने विवेक से कहा, अच्छा तो वैसे क्या तुम कल के कंपटीशन में भाग तो ले रहे हो ना? वीर की बात सुनकर विवेक कंफ्यूज हो जाता है और फिर विवेक ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? विवेक की बात सुनकर वीर हैरान हो जाता और फिर वह विवेक से कहता है, सच में क्या तुम्हें कंपटीशन के बारे में नहीं पता है? विवेक हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और विवेक को हाँ में अपनी गर्दन हिलाते देख वीर उसे बताता है, देखो कल जो कंपटीशन होने वाला है वह ब्लैक फॉरेस्ट में होने वाला है। वीर ने विवेक को बताते हुए कहा। वीर ने फिर विवेक को कहा, तो क्या तुम इस कंपटीशन में भाग ले रहे हो? नहीं, अभी मुझे कुछ समय तक आराम करना है तो मैं तो इस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा हूँ, विवेक ने वीर को कहा। विवेक की बात सुनकर वीर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, यह अगर कंपटीशन में नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वीर ने फिर सोचकर विवेक से कहा, मैंने सुना है कि कंपटीशन को जीतने वाले को इनाम भी दिए जाएंगे। वीर की बात सुनकर विवेक ने कुछ सोचा और फिर कहा, वैसे मुझे इनाम को कोई लालच तो नहीं, पर इनाम है क्या? विवेक को इनाम के बारे में पूछता देख वीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह फिर मन ही मन में सोचता है कि फंस गया बकरा, मैं जानता था कि कुछ हो ना हो पर यह इनाम को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वीर और कार्तिक ये दोनों ही विवेक के साथ काफी समय से थे और इन दोनों को इसके बारे में बहुत कुछ पता था। वीर को पता था कि विवेक की कमजोर नस कौन सी है और उसने इनाम का लालच देकर उसकी उसी कमजोर नस पर वार कर दिया। वीर ने फिर विवेक को बताना शुरू किया,
इनाम के बारे में मैंने सुना है कि जीतने वाले को एक खास ताकतवर तकनीक देंगे और लेवल बढ़ाने के लिए किसी तरह की थर्ड ग्रेड पिल और 10,000 सोने के सिक्के, और इतना ही नहीं बल्कि स्पेस टॉवर के एग्जाम के लिए उसके 2 राउंड पार करवा दिए जाएंगे। पता नहीं और भी कितने इनाम मिलेंगे। वीर की बात सुनकर तो विवेक के मन में तो लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वीर ने उसे ऐसे ऐसे इनाम बताए जिन्हें तो विवेक सपने में भी छोड़ने की नहीं सोच सकता है। विवेक ने फिर अपनी खुशी को छुपाते हुए गंभीर आवाज में कहा, देखो मेरा मानना है कंपटीशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कंपटीशन में भाग जरूर लूंगा। विवेक को इतनी जल्दी रंग बदलता हुआ देखकर वीर भी हैरान हो गया था कि एक सेकंड पहले कुछ और एम सेकंड बाद कुछ और ही निकला, पर उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो उल्टा खुशी हो रही थी कि विवेक ने उसकी बात मान ली। हाँ, हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे, हमें कंपटीशन से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और इससे हमारा अनुभव भी बढ़ता है। वीर ने विवेक की बात में हाँ मिलाते हुए कहा। विवेक ने फिर कुछ सोचा और कहा, वैसे कंपटीशन है कब? कल, वीर ने तुरंत विवेक से कहा। विवेक थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वह आज ही तो स्प्रिट माउंटेन से वापस आया है और कल को ही उसे नए कंपटीशन पर भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिर विवेक इनाम के बारे में सोचकर हाँ कर देते हैं और फिर घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर आज का दिन भी बीत जाता है और कंपटीशन का भी दिन आ जाता है, और विवेक, वीर और कार्तिक तीनों एक तालाब के ऊपर खड़े हुए थे, और उस तालाब के ऊपर एक प्रकार की फॉर्मेशन लगी हुई थी। फॉर्मेशन को देखकर विवेक वीर से पूछता है, इस तालाब पर यह फॉर्मेशन क्यों लगा रखी है? विवेक की बात सुनकर वहां खड़े कुछ लड़के विवेक को इस तरह देखने लगते हैं जैसे कि उन्होंने किसी एलियन को देख लिया हो। पर इसमें उन लड़कों की कोई गलती नहीं थी। असल में विवेक बातें ही ऐसी करता था कि कोई भी असम आदमी उसे पागल से कम नहीं समझता है। लेकिन वीर और कार्तिक को इस बात से कोई हैरानी नहीं, बल्कि उन्हें तो विवेक से किसी ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी, और जैसे ही विवेक ने उनसे वह सवाल पूछा तो उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया। असल में कई साल पहले किसी एल्डर ने इस तालाब को ढूंढा था। उन्हें इस तालाब में कुछ अजीब लगा था, और जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की थी उन्हें पता चला कि इसमें एक पोर्टल है, और यह वही पोर्टल था जिससे तुम ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर जाओगे, और जिस वजह से यह पोर्टल नॉर्थ कुंफू एकेडमी की संपत्ति ही मानी जाती है, और इसलिए यहाँ पर फॉर्मेशन लगा रखी है, वीर ने विवेक को बताते हुए कहा। अच्छा तो ऐसा है क्या? विवेक ने कहा। वीर ने फिर अपना हाथ झटकाकर अपनी स्पेस रिंग में से एक बॉक्स निकाला और विवेक को देते हुए कहा, विवेक ये लो, तुम जैसे ही इस पिल को खाओगे तो तुरंत तुम 2 लेवल को पार कर लोगे और इससे तुम्हें कंपटीशन को जीतने में आसानी होगी। वीर की बात सुनकर विवेक को हैरानी होती है कि यह इतनी कीमती पिल उसे एक कंपटीशन जीतने के लिए क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर विवेक कंपटीशन जीत भी जाता है तो फिर भी सारे इनाम तो विवेक को ही मिलेगी, वीर को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। विवेक ने फिर वीर को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी कीमती पिल देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कंपटीशन ही है और कंपटीशन में तो हार जीत चलती ही रहती है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। विवेक की बात सुनकर वीर ने जिद करते हुए कहा, नहीं, यह हमारी दोस्ती के सामने कुछ भी नहीं है, तो तुम इसे ले लो, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ जाएगी। विवेक ने वैसे तो वीर को मना करना चाहा, पर उसके जिद करने की वजह से उसने उस पिल को वीर से ले ही ली। ठीक है, लाओ, तुम मुझे ये दे दो। फिर वो टाइम भी आ जाता है जब उसको ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर जाना था, और फिर तालाब के ऊपर से फॉर्मेशन को भी हटा दिया जाता है, और फिर सभी स्टूडेंट उस तालाब के अंदर कूदता है, और अंदर कूदते कूदते विवेक बाहर नजर घुमाकर देखता है कि वीर और कार्तिक तालाब से दूरी पर खड़े होकर सभी को मुस्कुराकर तालाब में कूदते हुए देख रहे थे। ये देखकर विवेक को बहुत हैरानी हुई कि वीर और कार्तिक वहां खड़े होकर सभी को मुस्कुराकर कूदते हुए क्यों देख रहे, यहाँ आकर खुद क्यों नहीं कूद रहे। लेकिन फिर अगले ही पल विवेक के सब कुछ समझ में आ जाता है, और वह फिर अपने आप को पोर्टल में से बचाने की पूरी कोशिश करता है। पर लग रहा था कि आज किस्मत विवेक के साथ नहीं थी। जब तक विवेक अपने आप को पोर्टल में जाने से बचाता, लेकिन उससे पहले ही वह तालाब में गिर गया और पोर्टल की मदद से टेलीपोर्ट होने लगा। टेलीपोर्ट होते समय विवेक के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि वीर और कार्तिक ने उसे धोखा क्यों दिया, क्यों वीर और कार्तिक ने उसे ब्लैक फॉरेस्ट में भेजने के लिए उसे धोखा दिया। आखिर ऐसा क्या है ब्लैक फॉरेस्ट में जिसके लिए उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। विवेक यही सोचते ही सोचते ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है।
ब्लैक फॉरेस्ट में आने के बाद विवेक देखता है कि वह एक काली जगह पर है और वहाँ के पेड़ भी काले रंग के ही थे। वहाँ की एक एक चीज काली ही थी और वहाँ पर हो भी रात ही रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कई साल से सूरज नहीं निकला है। विवेक सोचने लगा था कि वह अब यहाँ क्या कर सकता है। विवेक सोच ही रहा था कि अब उसे यहाँ क्या करना है, तभी गोल्डन ड्रैगन उसके दिमाग से बाहर निकलता है। गोल्डन ड्रैगन ने फिर अपने आसपास देखा और कहा, ये तो ब्लैक फॉरेस्ट है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक को हैरानी होती है और वह सोचने लगता है कि अगर गोल्डन ड्रैगन को इस ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में पता है तो मतलब यह है कि वह यहाँ आया होगा और उसे इस जगह के बारे में सब पता होगा। क्या क्या तुम ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में जानते हो? विवेक ने अपनी आंखों में चमक के साथ गोल्डन ड्रैगन को कहा। हाँ, मुझे तो यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत से ट्रेजर है। गोल्डन ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए विवेक से कहा। ट्रेजर का नाम सुनकर तो विवेक की आंखों में चमक आ जाती है और वह थोड़ी देर पहले जिन दोस्तों को धोखेबाज समझ रहा था अब वह उन्हें ही फरिश्ता समझ रहा है। विवेक तो वीर और कार्तिक दोनों का ही धन्यवाद कर रहा था और सोच रहा था कि गोल्डन ड्रैगन के साथ मिलकर वह यहाँ के सारे ट्रेजर को अपना बना लेगा। विवेक ने फिर गोल्डन ड्रैगन को कहा, तो क्या तुम मुझे उन ट्रेजर के पास लेकर जा सकते हो? गोल्डन ड्रैगन ने सोचते हुए विवेक को कहा, ट्रेजर के पास रुको, मुझे सोचने दो। हाँ, मैं तुम्हें ट्रेजर के पास लेकर तो जा सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? विवेक ने गोल्डन ड्रैगन को हैरानी से कहा। शर्तों की बात सुनकर विवेक हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब ये क्या शर्तें रखेगा, ये भी बिना मतलब के कोई काम नहीं कर सकता है। मतलबी इंसान हो, पर ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो ड्रैगन है। विवेक ने फिर गोल्डन ड्रैगन से कहा, शर्तें? कैसी शर्तें, अब बताओ अपनी शर्तें। विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन भी खुश हो जाता है और वीर गोल्डन ड्रैगन ने खुशी से कहा, हाँ बताता हूँ। असल में मेरी शर्त तो यह है कि तुम्हें जो भी ट्रेजर मिलेगी तुम उसका 50% मुझे भी दोगे। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक ने उसे बिना कुछ सोचे समझे ही मना कर दिया, और करता भी क्यों नहीं, ट्रेजर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और उसमें से भी गोल्डन ड्रैगन उसे 50% ट्रेजर का हिस्सा मांग रहा था। इसे अच्छा तो यही है कि वह अकेला ही ट्रेजर को ढूंढ लेगा और अकेला ही उसे अपने पास रख लेगा। विवेक को मना करता देख गोल्डन ड्रैगन परेशान हो जाता है और फिर जल्दी से विवेक को कहता है, अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ट्रेजर का 40% हिस्सा ही लूंगा। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक उसे फिर से सीधा मन कर देता है। विवेक को फिर से मना करता देख इस बार तो गोल्डन के सिर में ही दर्द हो गया था, क्योंकि विवेक तो उसकी बात मानने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। गोल्डन ड्रैगन ने फिर गुस्से में अपने दांत बिछते हुए विवेक से कहा, तो तुम ही बता दो कि तुम मुझे कितना हिस्सा दोगे। 10%। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक ने उसे सीधा सीधा कहा। विवेक की बात सुनकर तो गोल्डन ड्रैगन का मन कर रहा था कि वह भी रोने लगेगा। यह विवेक तो उसे 50% से सीधा 10% पर ही लेकर आ गया था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के पास विवेक की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर उसने विवेक की बात नहीं मानी तो उसे 10% हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। गोल्डन ड्रैगन ने फिर कहा, ठीक है, बस तुम्हारे लिए ही मैं 10% पर भी मान जाता हूँ। गोल्डन ड्रैगन फिर विवेक को आगे लेकर जाने लगता है और ट्रेजर को ढूंढने लगते हैं, और लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद भी उन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट में बहुत ही आम होते हैं डिमन भी विवेक और गोल्डन ड्रैगन को तो रास्ते में कोई डिमन भी नहीं मिला था। अब तो विवेक को गोल्डन ड्रैगन पर शक होने लगा था कि कहीं वह उसे गलत जगह तो लेकर नहीं जा रहा है। हम सही तो जा रहे हैं ना? तुम्हें पक्का पता है ना कि ट्रेजर इधर ही कहीं है? विवेक ने शक की आंखों से गोल्डन ड्रैगन को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे पक्का पता है कि हमें इधर ही जाना है। विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन ने चीरते हुए विवेक से कहा। विवेक और गोल्डन ड्रैगन आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आह आह आह, दो लड़कियों दर्द में कराहते हुए चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज को सुनकर विवेक सतर्क हो गया और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर देखने लगा कि यह आवाज कहाँ से आई है।
पत्थर के पीछे से विवेक देखता है कि एक डेमन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था वह दो लड़कियों पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और अब उन लड़कियों के पास कहीं बचकर भागने की जगह भी नहीं थी क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी सी खाई थी और जो कि इतनी ज्यादा गहरी थी कि अगर कोई गिर जाता है तो उसका बचना नामुमकिन था और उस डेमन के सामने अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर जाना भी लगभग नामुमकिन था क्योंकि देखने में वह डेमन लेवल अर्थ मास्टर के स्टेज 3 पर लग रहा था। लेवल अर्थ मास्टर अर्थ लेवल के 9 स्टेज पार करने के बाद आता है और ये लेवल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस लेवल वाला अर्थ लेवल के स्टेज 9 वाले को भी 10 सेकंड के अंदर अंदर हरा सकता है। इतना फर्क होता है सिर्फ एक लेवल के बीच में, इसीलिए इस डेमन से फाइट करने में तो विवेक को भी डर लग रहा था क्योंकि स्प्रिट माउंटेन पर कल्टीवेशन करने के बाद विवेक अर्थ मास्टर लेवल तक ही आ पाया था और वह अपनी थर्ड आई की मदद से भी सिर्फ लेवल अर्थ मास्टर के स्टेज 2 वाले को ही हरा सकता है। विवेक अब सोचने लगा था कि क्या उन्हें इन दोनों को बचाना चाहिए या नहीं। वैसे भी विवेक तो उन्हें जानता भी नहीं है और उसे तो ये भी नहीं पता है कि वह दोनों यहाँ क्या कर रही थी। विवेक तो सोच रहा था कहीं वह भी तो यहाँ ट्रेजर लूटने के लिए तो नहीं आए हैं। जब ये ख्याल विवेक के मन में आया तो एक पल के लिए तो उसने सोचा कि उन्हें इस हालत में छोड़ देना चाहिए, लेकिन विवेक फिर कुछ सोचता है और फिर गोल्डन ड्रैगन से कहता है, सुनो, मेरे पास ना एक प्लेन है इन दोनों को बचाने के लिए। विवेक ने गोल्डन ड्रैगन को कहा, पर इन्हें बचाकर हमें क्या मिलेगा और मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों भी यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए ही आए हैं। विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन ने उसे कहा। गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर विवेक को बड़ी हैरानी हो रही थी। गोल्डन ड्रैगन उसे कह रहा था कि उसे इसी हालत में छोड़कर चला जाए, लेकिन विवेक यहाँ से उन्हें इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। देखो, तुम अभी मेरे दिमाग में चले जाओ और हाँ, जैसे ही मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम बिना वक्त लगाए तुरंत बाहर आ जाना। विवेक ने गोल्डन ड्रैगन को अपना प्लेन समझाते हुए कहा। विवेक की बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन ने अपना सिर हाँ में हिला तो दिया, पर उसके प्लेन कुछ खास नहीं लगा था। उसके तो ये समझ में ही नहीं आया था कि उसके दिमाग में अंदर बाहर होने से विवेक डेमन को कैसे हराएगा और इन दोनों लड़कियों को कैसे बचाएगा। गोल्डन ड्रैगन फिर प्लेन के मुताबिक विवेक के दिमाग के अंदर चला जाता है और फिर विवेक अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वह डेमन के अटैक को देख लेता है। वही वो दोनों लड़कियां भी उस डेमन के अटैक को देखकर इतना तो समझ ही गई थी कि अगर यह अटैक उन्हें लगा तो उनकी हालत लगभग मारने की ही हो जाती और अगर वह दोनों खाई में खुदी तो फिर तो उनका बचना नामुमकिन ही हो जाएगा। फिर वह दोनों लड़कियां उस डेमन के अटैक को देखकर अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और उस डेमन के अटैक का इंतजार करने लगे। विवेक ने भी अब उस पत्थर के पीछे से निकलकर उस डेमन की तरफ भागना शुरू कर दिया था और फिर जैसे ही उस डेमन का पंजा उन दोनों लड़कियों के मुंह के पास पहुंचा और उसी वक्त उन दोनों लड़कियों को किसी ने पकड़कर पीछे की ओर खाई में उन्हें धक्का दे दिया तो और अब वह खाई में नीचे की ओर गिरने लगे और जैसे ही उन दोनों लड़कियों को नीचे गिरने का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और फिर उन्होंने जैसे ही देखा कि वह खाई से नीचे गिर रही है तो उनके मन में डर बैठ गया कि अब वह मरने वाली है और फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है, आह आह, ये तुमने क्या किया? तुमने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। बचाओ बचाओ, आह आह, बचाओ। उन दोनों लड़कियों ने नीचे गिरते हुए चिल्लाकर कहा। उन दोनों लड़कियों के इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से विवेक के तो सिर में दर्द होने लगा था। वह बेचारा तो उनकी मदद करने के लिए आया था, पर अब लगता है कि ये दोनों मिलकर उसके कान के पर्दे फाड़ेगी। चुप 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 हो जाओ तुम दोनों, अरे वैसे भी तुम मरने ही वाली थी और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ तो तुम लोग मुझे भी मारने के चक्कर में हो। अगर अब तुम दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द और निकला तो नीचे पहुंचने के बाद तुम्हें मैं जरूर मार दूंगा, समझी तुम? विवेक ने गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों लड़कियों से कहा। विवेक की बात सुनकर तो उन दोनों लड़कियों ने अपने मुंह को बंद कर लिया। वह दोनों लड़कियां चिल्लाना तो चाहती थी पर वह चिल्ला नहीं पा रही थी।